ए रेकॉर्ड ऑफ अ मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टैलिटी अर्थात एक नश्वर की अमरता की यात्रा का अभिलेख। अध्याय 81 से 90। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 81। जिया तियानलोग अध्याय 81। जिया तियानलोग इस समय गोल्डन वुल्फ जिया तियानलोग आत्मसंतुष्ट दिखाई दी। उत्तेजना के कारण उसके सामान्य रूप से पीले और उदास चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसकी ऐसी अभिव्यक्ति थी। आखिरकार सेवन मिस्ट्री संप्रदाय फरवुल्फ गैंग का कट्टर दुश्मन था। उसकी विस्तृत योजना के तहत वे सभी जो अभी भी जीवित थे उसके सामने गिर जाएंगे। फरवुल्फ गैंग के कमांडर के रूप में उसे अहंकारी होने का अधिकार था। वह पर्वत के आधार और सेटिंग सन समिट के बीच में खड़ा था। जैसा कि पता चला, सेवन मिस्ट्री संप्रदाय की सीमा पर संतरी पोस्ट के आसपास फरवुल्फ गैंग के आयरन गार्ड के लगभग 50 से 60 लाल कपड़े पहने सदस्य थे। जिया तियानलोग ने अपनी सेना को सावधानी पूर्वक तैयार करने के लिए काफी मेहनत खर्च की थी। न केवल वे सभी मार्शल आर्ट में अत्यधिक सक्षम थे, बल्कि जिया तियानलोग के प्रति उनकी अटूट निष्ठा भी थी। उन्होंने हमेशा इस सेना को एक बहुमूल्य संपत्ति माना था और आमतौर पर सामान्य लड़ाई में इसका उपयोग नहीं किया था। हालांकि इस समय वह उन छोटे और मध्यम आकार के गिरोहों को पूरी तरह से डराने के लिए पूरी सेना को अपने साथ ले आया, जो परेशानी पैदा करने लगे थे। मेटल स्पीयर एसोसिएशन और ब्रोकन वाटर सेक्ट के प्रमुख, जो विद्रोह की योजना बना रहे थे, उन्हें आज्ञाकारी रूप से उनके आदेशों को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार छोटे गिरोह फरवुल्फ गैंग को अकेले खड़ा नहीं देखना चाहते थे। उन सभी को आशा थी कि दो महान शक्तियां हमेशा संघर्ष के बीच में रहेंगी, जिससे दरारें पैदा होंगी जिनमें छोटे गिरोह मौजूद रह सकेंगे। जिया तियानलोग का व्यक्तित्व निर्णायक नहीं था। यदि ये तथ्य नहीं होता कि जिया तियानलोग ने गिरोह प्रमुखों के बच्चों का अपहरण कर लिया था और साथ ही छोटे गिरोहों को इस प्रयास में फरवुल्फ गिरोह की मदद करने के लिए लाभ का वादा किया था, तो छोटे गिरोहों ने बहुत पहले ही पक्ष बदल लिया होता। इस विचार पर जिया तियानलोग ने अनजाने में अपना सिर पीछे घुमाकर पास खड़े कई गिरोह प्रमुखों पर नजर डाली। उपस्थित सभी लोग निराश थे। जिया तियानलोग को अपनी ओर देखते हुए वे या तो उसकी ओर घूर कर देखते थे या उसका चेहरा देखने से बचते थे। इस स्थिति को देखते हुए जिया तियानलोग मन ही मन हंसे। अपना ध्यान अपने मोर्चे पर लौटाते हुए उसने सेवन मिस्ट्रीज संप्रदाय को खत्म करने के बाद इन सभी छोटे गिरोहों को खत्म करने की योजना के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जिया तियानलोग के सामने करीब 1000 आदमी मौजूद थे। सभी ने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे और अलग अलग हथियार पकड़े हुए थे। उन्होंने मधुमक्खियों के झुंड की तरह सेवन मिस्ट्री संप्रदाय की संतरी चौकियों पर हमला किया। चूंकि इन लोगों के बीच सहयोग की उपेक्षा के कारण कोई गठन नहीं हुआ, इसलिए बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। हालांकि जिया तियानलोग को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि जो लोग वर्तमान में हमला कर रहे थे वे उसके फरवुल्फ गैंग से नहीं थे। वे मेटल स्पीयर एसोसिएशन और ब्रोकन वाटर संप्रदाय के लोग थे। सबसे पहले उन्होंने सिटिंग सन समिट पर कब्जा करने की उनकी क्षमता में कोई आशा नहीं रखी। वह केवल यही चाहता था कि वे सेंतरियों की ऊर्जा बर्बाद करें, ताकि उसके विशिष्ट सैनिक और क्रॉसबो शेष थके हुए सेंतरियों को आसानी से उठा सकें। उन सैन्य ग्रेड रैपिड फायर क्रॉसबो के बारे में सोचते हुए जिया तियानलोग की शांत अभिव्यक्ति में खुशी की झलक दिखाई दी। इस बार फरवुल्फ गैंग ने गिरोह के सैनिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली हत्या मशीनों के माध्यम से आसानी से विजयी लाभ प्राप्त किया। अन्यथा प्रतिद्वंद्वी सैनिकों का सफाया करना असंभव होता। भले ही सिटिंग सन समिट की 1 दर्जन संतरी चौकियों को हटा दिया गया, फरवुल्फ गैंग के सैनिकों को ताकत में भारी नुकसान होगा, जिससे छोटे गिरोहों को अपने कब्जे में लेने की उनकी भविष्य की योजना के लिए यह बहुत हानिकारक हो जाएगा। जिया तियानलोग ने सैन्य ग्रेड क्रॉसबो पर थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया। इसके बजाय वे उसके घर में कहीं से भी प्रकट हो गए।
हर बार जब जिया तियानलोग को वह बात याद आती तो वह तुरंत सहज महसूस करता। ये 3 महीने पहले हुआ था जब वह अपने मुख्यालय में 7 मिस्ट्री संप्रदाय पर हमले की योजना बना रहा था। अचानक एक अधिकारी जो उनका रिश्तेदार होने का दावा कर रहा था, उनसे मिलना चाहता था। जिया तियानलोग को कुछ आश्चर्य हुआ और वह उस व्यक्ति से मिली। ये पता चला कि वह व्यक्ति वास्तव में उसके पिता की ओर से उसका बड़ा चचेरा भाई था। जाहिर है, लगभग 10 साल पहले, जब जंगली भेड़िया गिरोह अभी भी घुड़सवार डाकुओं का एक समूह था, गिरोह के एक हिस्से को जिंग प्रांत की शाही अदालत ने माफी के बदले में सेना में भर्ती होने का आदेश दिया था। ये चचेरा भाई पुरुषों के उस समूह में से था। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनके चचेरे भाई को अप्रत्याशित रूप से सेना में डिप्टी जनरल का पद मिल गया। संयोग से जब उसका चचेरा भाई जिंग प्रांत में कुछ सामान ले जा रहा था, तो उसने फरवुल्फ गैंग के कमांडर जिया तियानलोग के बारे में सुना था। स्वाभाविक रूप से उसका अपने इस चचेरे भाई से मिलने आना जाना था। जब दोनों लोग मिले तो उन्होंने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। फिर उन दोनों ने अपने वर्षों के अनुभवों के बारे में बात की थी। जैसा कि जिया तियानलोग ने 7 मिस्ट्री संप्रदाय के खिलाफ हाल की झड़पों का उल्लेख किया, उनके चचेरे भाई ने अनायास ही घोषणा कर दी कि यदि वह जिया तियानलोग को अच्छी गुणवत्ता के 100 रैपिड फायर क्रॉसबो प्रदान करते हैं तो उनका प्रतिरोध जल्दी ही गिर जाएगा। जिया तियानलोग 7 रहस्य संप्रदाय में सभी को तब तक मारने में सक्षम होगी जब तक कोई नहीं बचा। ये ऑडियो बुक 108 में एम्बेडेड है, हालांकि उसके चचेरे भाई ने इसका उल्लेख लापरवाही से किया होगा। जिया तियानलोग ने ध्यान से सुना और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने चचेरे भाई से पूछने की कोशिश की कि क्या उसे 100 क्रॉसबो देना संभव है। उसका चचेरा भाई थोड़ा हंसा और जिया तियानलोग को ईमानदारी से बताया कि वह जो सामान ले जा रहा था वह वास्तव में ये तेज फायर क्रॉसबो थे। ऐसा नहीं था कि वह जिया तियानलोग को कुछ नहीं दे सकता था, बल्कि ऐसा था कि वह बहुत कुछ नहीं दे सकता था। उसे सामान प्राप्त करने वाले सरकारी अधिकारियों को केवल कुछ टन चांदी की रिश्वत देनी होती थी। जिया तियानलोग ने अपने चचेरे भाई की बात पर खुशी जताई और 2 सिल्वर एक ही बार में खर्च कर दिए और उन्हें अपने चचेरे भाई से 300 रैपिड फायर क्रॉसबो के बदले में दे दिया। जिया तियानलोग ने उन्हें अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए अपने भरोसेमंद अधीनस्थों को सौंपा, जिसके परिणामस्वरूप हाल ही में जीत की श्रृंखला हुई। उनकी रक्षा टूट गई है। वहां एक उल्लंघन है। धरती हिलाने वाली आवाजें आईं, जिससे जिया तियानलोग को उसके विचारों से चौंका दिया। वह कुछ हद तक चौंक गया और उसने झट से अपना सिर उठाकर पर्वत शिखर की ओर देखा। तभी उसने देखा कि 7 मिस्ट्री संप्रदाय की संतरी चौकियां वास्तव में टूट गई थी और छोटे गिरोहों के लोगों से खचाखच भरी हुई थी। जिया तियानलोग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ अजीब है। बचाव करने वाले रक्षकों की ताकत के अनुसार ये कहना उचित था कि आखिरी हिस्से पर हमला करना और भी कठिन होना चाहिए। इसे कुछ विविध सैनिकों द्वारा कैसे हटाया जा सकता है? शायद कोई और साजिश थी। उसके चेहरे पर एक उदास भाव उभर आया। जो कोई भी कमांडर जिया तियानलोग से परिचित था, वह जानता होगा कि यह एक संकेत था कि वह अपने दिल में खुश नहीं था। यदि इस दौरान किसी ने उसे उकसाया, तो वह व्यक्ति चाहेगा कि वह मर जाए। चूंकि इसका उल्लंघन हो चुका है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? टूटे हुए घड़ियाल जैसी ध्वनि गूंजी। उस वाक्य में कमांडर जिया तियानलोग के प्रति सम्मान का कोई संकेत नहीं था। कमांडर जिया तियानलोग बेहद क्रोधित हुए होंगे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने पलटकर सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर झांग, मुझे लगता है कि इस उल्लंघन में कुछ गड़बड़ है। मुझे डर है कि अंदर कोई जाल हो सकता है। थोड़ा और सतर्क रहना बेहतर है। आप किस बात से भयभीत हैं? मेरे साथ होते हुए ये सामान्य लोग तुम्हें चोट पहुंचाने में कैसे सक्षम हो सकते हैं? चलो चले। मैं यहाँ लगभग पूरी रात से हूँ। मैं बेहद थक गया हूँ। जितनी तेजी से हम इन 7 रहस्य संप्रदाय के कमीनों का निपटान करेंगे, उतनी ही तेजी से मैं अपनी पुरानी हड्डियों को आराम दे सकता हूँ। यह आवाज बिल्कुल भी पुरानी नहीं लग रही थी, लेकिन उसने एक अति पुरातन स्वर निकाला जो कानों को बहुत परेशान कर रहा था।
एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 82 भिक्षु स्वर्ण प्रकाश। अध्याय 82 भिक्षु स्वर्ण प्रकाश। बोलने वाला व्यक्ति जिया तियानलो के पास खड़ा 3 फीट लंबा बौना था। बौना 40 साल का था और उसके शरीर का ढांचा पतला था, जो सोने के धागे से कढ़ाई किए हुए लाल वस्त्र से ढका हुआ था। उसकी उंगली पर और गले में क्रमशः एक सोने की अंगूठी और एक बेहद मोटी सोने की चेन थी। उसकी कमर के चारों ओर उसकी बेल्ट से कई सोने की घंटियां लटक रही थी। यहाँ तक कि जब भी वह अपना मुंह खोलता था तो उसके सोने के दांतों में भी सुनहरी रोशनी झलकती थी। यह एक ऐसा लुक था जिसे केवल अमीर लोग ही देख सकते थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इस समय अधीरता ने उसकी विशेषताओं को धूमिल कर दिया। जाहिर है वह बेहद असंतुष्ट था जिया तियानलो की सावधानी के साथ। एक गांव के धनी व्यापारी के भेष में बौने ने वास्तव में जिया तियानलो के प्रति ऐसा अनादर दिखाने का साहस किया। इससे पास खड़े वफादार आयरन गार्ड बौने को घूरने लगे और उनकी आंखों में अत्यधिक क्रोध सुलग रहा था। ये बौना स्पष्ट रूप से जिया तियानलो के वफादार आयरन गार्ड्स की आंखों के भीतर का गुस्सा देख सकता था, और वह ठंडे स्वर में हंसा जैसे कि उसने उन्हें अपनी आंखों में डाला ही न हो। उन्होंने अहंकार पूर्वक ये भी कहा, कमांडर जिया, आपने मुझे आमंत्रित करने के लिए 3000 टन सोना खर्च किया। निश्चित रूप से आपने जो पैसा खर्च किया वह मेरे लिए पूरी रात व्यर्थ में निष्क्रिय रूप से घूरते रहने के लिए नहीं था, है ना? जिस किसी से भी तुम्हें मेरी जरूरत हो सीधे मुझे बताओ। हालांकि आपको 7 रहस्य संप्रदाय के संप्रदाय नेता से निपटने के लिए मेरी जरूरत नहीं है ना? ऐसे कमजोर व्यक्ति के विरुद्ध आप स्वयं ही इसका निपटारा कर सकते हैं। आपको अभी भी पैसे खर्च करने और सहायता के लिए मुझे नियुक्त करने की आवश्यकता क्यों है? केवल 7 रहस्य संप्रदाय का एकमात्र संप्रदाय नेता वास्तव में अमर गुरु के ध्यान की गारंटी नहीं देता है। मैंने अमर गुरु को इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि 7 रहस्य संप्रदाय के संप्रदाय नेता के अभी भी 3 वरिष्ठ मार्शल चाचा हैं। सतह पर इन 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन वास्तव में वे सेटिंग सन समिट पर एक छिपे हुए कक्ष के अंदर बंद दरवाजे की खेती कर रहे थे। मुझे डर है कि उनके वर्तमान खेती के आधार पहले ही परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इन मार्शल अंकलों के सामने सामान्य विशेषज्ञ उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये 3 लोग 7 रहस्य संप्रदाय के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। इस प्रकार मेरे पास हमारे लिए उनसे निपटने के लिए अमर गुरु से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिया तियानलो की आवाज बेहद दयनीय थी। उसकी आवाज में क्रोध का कोई संकेत नहीं था। जिया तियानलो की मुलाकात संयोगवश सैवेज लैंड्स की सीमा के पास एक दाववादी मंदिर में इस लाल वस्त्रधारी बौने से हुई थी। स्वघोषित मॉन्क गोल्डन लाइट, यह मार्शल आर्ट विशेषज्ञ अपार जादुई शक्तियों से लैस था और उसने उड़ने वाली तलवारों को नियंत्रित करने और एक अजेय स्टील बॉडी बनाने की तकनीकों का प्रदर्शन किया था। जब जिया तियानलो ने व्यक्तिगत रूप से इसे देखा तो वह 2 तकनीकों द्वारा प्रदर्शित शक्ति से गहराई से मंत्रमुग्ध हो गया। जब उसे संदेह हुआ कि बौना संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति था जो अमर के काल्पनिक मार्ग पर चला था, तो उसने उसके साथ संबंध स्थापित करने का फैसला किया। ये जानने के बाद कि बौने को सोने के प्रति अत्यधिक जुनून है, जिया तियानलो ने तुरंत बौने को भारी मात्रा में सोना उपहार में दिया। इसके साथ उसने अंततः बौने के दिल को छू लिया और एक वादा प्राप्त किया कि बौना सिर्फ एक बार उसकी समस्याओं में उसकी मदद करेगा। इस प्रकार जब भी जिया तियानलो बौने की उपस्थिति में होता था तो वह जूनियर पीढ़ी के किसी व्यक्ति की तरह नम्र और विनम्र व्यवहार करता था और जरा सा भी अनादर प्रकट करने का साहस नहीं करता था। वह अपने दिल में बहुत स्पष्ट था। ये भिक्षु गोल्डन लाइट वह व्यक्ति था जिसके साथ उसका छोटा जंगली भेड़िया गिरोह मुकाबला करने में असमर्थ था। भिक्षु गोल्डन लाइट ने उसके अनुरोध को सुनने के बाद जोर से हंसी उड़ाई। एक बार जब उनकी हंसी कम हो गई तो उन्होंने अहंकार पूर्वक कहा, सिर्फ कुछ नश्वर लोग, उन्हें मुझ पर छोड़ दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी साधना का आधार कितना ऊंचा पहुंच गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी मार्शल आर्ट कितनी मजबूत है। वे निश्चित रूप से मेरी उड़ने वाली तलवार तकनीक का मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
आप बस आराम कर सकते हैं। फिर मुझे अमर गुरु को परेशान करना होगा। मैंने जो पुरस्कार देने का वादा किया था वह निश्चित रूप से दिया जाएगा, और इससे भी अधिक। मैंने फैसला किया है कि मामला सुलझने के बाद इनाम में 2000 टन सोना बढ़ा दिया जाएगा। जिया तियानलोग बहुत खुश दिखे क्योंकि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इनाम बढ़ा दिया। आखिरकार वह जानता था कि उसका सहायक निश्चित रूप से मिलनसार नहीं था। अगर वह बात करने के लिए सीधे सोने का इस्तेमाल करते तो बेहतर होता। भिक्षु गोल्डन लाइट ने ये सुनने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान के निशान उभर आए। उसने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया, जाहिर तौर पर वह बढ़े हुए इनाम से खुश था। इतने शक्तिशाली व्यक्ति भिक्षु गोल्डन लाइट की गारंटी प्राप्त करने के बाद जिया तियानलोग अब सतर्क नहीं रहे और उन्होंने 7 रहस्यों के मुख्य प्रभाग पर हमला करने की तैयारी के लिए फरवुल्फ गैंग से अपनी सेना को सेटिंग सन शिखर सम्मेलन के शीर्ष पर पहुंचने का आदेश दिया। संप्रदाय 7 सर्वोच्च प्रभाग। क्योंकि बहुत सारे लोग शिखर पर चढ़ रहे थे, जिया तियानलोग और बाकी आयरन गार्ड को अंततः डिवीजन के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के लिए जबरदस्त प्रयास करना पड़ा। अपने सबसे घृणित शत्रु के मुख्य विभाजन को घूरते हुए कमांडर जिया अभी भी 7 सुप्रीम डिवीजन हॉल की महिमा से आश्चर्यचकित थे। उसे लगा कि उसके जंगली भेड़िया गिरोह का मुख्य हॉल एक कुत्ते की सुरंग के अलावा और कुछ नहीं है, जिसे इस जगह की तुलना में देखना असहनीय है। सेटिंग सन समिट के शीर्ष पर खाली एकड़ भूमि को देखते हुए वहां ब्लूस्टोन से निर्मित कई हॉल थे, एक बड़ी इमारत, उसके बाद 6 छोटे। हालांकि रात के अंधेरे में इमारतों के विवरण को पूरी तरह से देखने के लिए मशालों की मंद रोशनी अपर्याप्त थी, फिर भी ब्लूस्टोन हॉल की भव्य और राजसी आभा फरवुल्फ गैंग और अन्य छोटे संप्रदायों के सदस्यों को आश्चर्यचकित करने में सक्षम थी। हमलावरों ने तुरंत अपना हमला शुरू नहीं किया, बल्कि ब्लूस्टोन हॉल को घेर लिया, इस इरादे से कि एक भी मक्खी को वहां से गुजरने न दिया जाए। वास्तव में हमारा प्रतिद्वंद्वी एक संप्रदाय है जो 200 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। धन के इस स्तर की तुलना उन कुलों और संप्रदायों से नहीं की जा सकती जो केवल 1 दशक से अस्तित्व में है। कितना फालतू है, जिया तियानलोग ने चुपचाप अपने दिल में कहा। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि एक बार जब 7 रहस्य संप्रदाय समाप्त हो जाएगा तो वह तुरंत मुख्य ब्लूस्टोन हॉल में चले जाएंगे और इसे अपने आदेश के केंद्र के रूप में नामित करेंगे। ऐसी भव्य इमारत से केवल उनके जैसे रुतबे का ही लाभ होगा। जिया तियानलोग ने मुख्य हॉल के काले काले प्रवेश द्वार पर नजर डाली। अपने आसपास का निरीक्षण करने के बाद उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया। उस क्षण सिटिंग सन समिट के आसपास के लोगों में सन्नाटा छा गया, क्योंकि भीड़ की निगाहें जिया तियानलोग के हाथ की ओर गईं। वे जानते थे कि एक बार हाथ नीचे घुमाया गया तो ये हमले की शुरुआत का संकेत होगा। इंतजार। अचानक घुप्प काले मुख्य हॉल से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। पादा पादा। जैसे जैसे आवाज साफ और स्पष्ट होती गई, भीतर से कदमों की एक लहर आने लगी। अंत में एक सफेद वस्त्रधारी अधेड़ उम्र का व्यक्ति सामने आया। इस आकृति में एक लकड़ी का हेयपिन था और उसके शरीर पर एकमात्र उपकरण एक सफेद म्यान में एक लंबी तलवार थी। उसका चेहरा अतुलनीय रूप से पीला था, लेकिन उसकी आंखें उज्ज्वल थी। वह जहां भी देखता, जो लोग उसकी नजरों से मिलते, उन्हें ऐसा महसूस होता मानो तेज तलवारें उनके दिलों में घुस गई हों, जिससे वे गर्म हवा के बावजूद कांपने लगे। हॉल से बाहर निकलने और 10 मीटर दूर चलने के बाद वह रुक गया और धीरे धीरे अपने सामने खड़ी भीड़ पर विचार कर रहा था। उसकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं था। अंत में उनकी दृष्टि जिया तियानलोग के दाहिने हाथ पर पड़ी, जो हवा में उठा हुआ था। उसकी नजर जिया तियानलोग की दाहिनी बांह से जिया तियानलोग के चेहरे पर चली गई। जिया तियानलोग। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कमांडर जिया का नाम चिल्लाया। वांग जुएचू। कमजोर नहीं दिखना चाहते हुए जिया तियानलोग ने अपने प्रतिद्वंद्वी का नाम भी चिल्लाया। इसके बारे में बात करते हुए, ये पहली बार है कि हम अपने व्यक्तिगत शिविरों के संबंधित नेताओं के रूप में आमने सामने मिले हैं, क्या ऐसा नहीं है? मेरे प्रिय संप्रदाय नेता वांग। जिया तियानलोग ने इत्मीनान से स्वर का इस्तेमाल किया और उसके होठों पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के निशान लटक गए।
उसने धीरे से अपना फैला हुआ दाहिना हाथ हवा से पीछे खींच लिया। वांग जुएचू ने बिना कुछ कहे जिया तियानलोंग को भावहीन रूप से देखा। माहौल लगातार तनावपूर्ण होने लगा। संप्रदाय नेता वांग अकेले इस स्थान पर आए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप आत्मसमर्पण करने का इरादा रखते हो? मुस्कुराते हुए जिया तियानलोंग ने उपहास के संकेत के साथ यह प्रश्न पूछा। आप सही हैं। मैं आपके साथ आत्मसमर्पण के संबंध में चर्चा करना चाहता था। सात रहस्य संप्रदाय के संप्रदाय नेता वांग जुएचू ने ठंडी बर्फ से बनी एक मूर्ति के समान बर्फीले स्वर में उत्तर दिया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 83। एक बहुत बड़ा खतरा। अध्याय 83। एक बहुत बड़ा खतरा। क्या आप सचमुच आत्मसमर्पण करने की योजना बना रहे हैं? जिया तियानलोंग को कुछ आश्चर्य हुआ। समर्पण करना ही समर्पण है। हालांकि कौन सा पक्ष किसके सामने समर्पण करेगा, यह अभी तक तय नहीं हुआ है। ये धीरे से कहते हुए संप्रदाय के नेता वांग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और जानबूझकर अपना हाथ लंबी तलवार की मूठ पर ले आए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। आपके शब्दों के पीछे क्या अर्थ है? जिया तियानलोंग का चेहरा डूब गया, लेकिन इसके तुरंत बाद उसने अपना हाथ लहराया और अपने लोगों को संप्रदाय नेता वांग को घेरने का संकेत दिया। तुरंत उसके आयरन गार्ड उसके पीछे से आगे बढ़े और वांग जुएचू को अर्धवृत्त में घेर लिया। उसी समय उन्होंने शक्तिशाली क्रॉसबो निकाल लिए। हरी रोशनी की चमक के साथ आयरन गार्ड्स ने अपने क्रॉसबो बोल्ट उस पर तान दिए। ऐसा लग रहा था कि जिया के एक ही आदेश से तियानलोंग वे बिना किसी हिचकिचाहट के अंधाधुंध तीरों की बौछार छोड़ देंगे, तुरंत मौके पर वांग जुएचू पर गोली चला देंगे। आप मानते हैं कि सिर्फ इसलिए कि हमने संप्रदाय के निचले स्तर के शिष्यों को सेटिंग सन समिट में स्थानांतरित कर दिया, हमने कभी बाहरी दुश्मन के आक्रमण के बारे में नहीं सोचा था और इसलिए हम विरोध करने में असमर्थ थे। संप्रदाय के नेता वांग की आवाज में कुछ हद तक खतरनाक और भयावह स्वर था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने क्रॉसबो बोल्ट पर आंखें मूंद ली हैं। ये शब्द सुनकर जिया तियानलोंग का दिल थोड़ा डूब गया। उसके मन को एक अस्पष्ट पूर्वाभास का आभास हुआ। उन्होंने संप्रदाय नेता वांग की बातों को नहीं काटा और इसके बजाय उनके चेहरे पर उदास भाव बने रहे। जिया तियानलोंग सुनना चाहता था कि उसके दुश्मन को अंततः क्या कहना है। जिसने संप्रदाय को इस स्थान पर स्थानांतरित किया, वह 7वीं पीढ़ी के संप्रदाय नेता ली थे। उस व्यक्ति के पास न केवल महान कौशल और रणनीतियां थीं, बल्कि वह निर्माण और मशीनरी में भी विशेषज्ञ था। उन्हें अपनी पीढ़ी की शीर्ष प्रतिभा का नाम दिया गया था। इतना कहने के साथ ही संप्रदाय नेता वांग प्रशंसा का संकेत व्यक्त करते हुए थोड़ी देर के लिए रुक गए। उन्होंने अपना मुंह खोला और जारी रखा। संप्रदाय नेता ली ने संप्रदाय के मुख्य हॉल के रूप में सेटिंग सन शिखर सम्मेलन का चयन किया। इसके 2 कारण थे। एक कारण यह है कि पर्वत शिखर खतरनाक है, क्योंकि इसकी रक्षा करना आसान है और हमला करना कठिन है। ये रणनीतिक रूप से एक असाधारण रक्षात्मक स्थान है। दूसरा कारण यह है कि इस पर्वत शिखर के मध्य में एक विशाल प्राकृतिक स्टेलेक्टाइट गुफा स्थित है। ये गुफा तुलना से परे अद्भुत है। ये सेटिंग सन शिखर सम्मेलन के लगभग 2/3 हिस्से पर कब्जा करता है। इस चमत्कार को देखकर संप्रदाय के नेता ली ने अपने मन में सभी निर्माण तकनीकों को स्टेलेक्टाइट गुफा के इलाके के साथ एकीकृत करने की योजना बनाई और उन्होंने पूरे पर्वत शिखर को एक विशाल प्राकृतिक गड्ढे में बदल दिया। जब तक तंत्र को सक्रिय करने के लिए लोग मौजूद थे, पूरी पर्वत चोटी तुरंत ढह जाएगी, जिससे शिखर पर मौजूद सभी लोग दब जाएंगे। संप्रदाय नेता वांग की बात समाप्त होने के बाद वह चुप रहे। उसने अपने सामने मौजूद भीड़ पर अपनी नजरें उस ठंडी नजर से घुमाई जैसी कोई किसी लाश पर इस्तेमाल करता है। जिया तियानलोंग ने ये सुनने के बाद आश्चर्य से खड़ा हो गया। उन्हें स्वाभाविक रूप से विपक्ष की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ क्षणों के बाद उन्हें नहीं पता था कि वह संप्रदाय नेता वांग के खतरनाक शब्दों का खंडन कैसे करेंगे। पहाड़ पर मौजूद अन्य लोगों ने ये शब्द स्पष्ट रूप से सुने। वे सभी बेचैन हुए बिना नहीं रह सके और धीरे धीरे इसके बारे में बात करने लगे।
कुछ चतुर लोगों ने तो धीरे धीरे पहाड़ से दूर एकमात्र सड़क के करीब आना भी शुरू कर दिया था। कुछ भी गलत होने पर वे बेतहाशा पहाड़ से भागने के लिए तैयार थे। मौन। जो लोग चिल्ला रहे हैं या इधर उधर भाग रहे हैं, उन्हें बेरहमी से मार डाला जाएगा। जिया तियानलोग जल्दी ही शांत हो गया। अपने ही लोगों को केवल एक झांसे में उच्छृंखल होते देख वह चिढ़े बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि अगर उसने तुरंत उनकी बेचैनी पर रोक नहीं लगाई तो स्थिति को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाएगा। उसने जल्द ही बिना सोचे समझे काम किया और जोर से एक सख्त आदेश जारी किया। जिया तियानलोग के आदेश को उसके वफादार अधीनस्थों ने अच्छी तरह से क्रियान्वित किया। भागने का प्रयास करने वाले कुछ कायरों के सिर काटने के बाद बाकी को डरा दिया गया और दबा दिया गया, उनकी दहाड़ें दबा दी गईं। हालांकि जिया तियानलोग ने समझा कि ये दमन केवल सतही और अस्थायी था। यदि वह इस बात की पुष्टि नहीं कर सका कि प्रतिद्वंद्वी ने जो कहा था वह झूठ था, चाहे वे लोग किसी भी गिरोह या गुट के हों, तो वे सभी यहाँ आराम से रहने में असमर्थ होंगे। उसे डर था कि यह अफवाह फैल जाएगी और वे सभी भाग जाएंगे। आप हमें यह विश्वास नहीं दिला सकते कि आपके शब्द केवल इस आधार पर सत्य हैं कि आपने उन्हें कहा है। जिया तियानलोग ने संप्रदाय नेता वांग की मनगढ़ंत कहानी को व्यक्तिगत रूप से उजागर करने के इरादे से अपने दिल में गुस्से को दृढ़ता से नियंत्रित किया। बिल्कुल नहीं, मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। बस यहीं रुके और इसे स्वयं देखें। भले ही आपने ठीक से सुना हो या नहीं, अगर कोई मेरा सबूत देख लेता है और भागने का इरादा रखता है या संभवतः अपना हमला जारी रखता है, तो मैं पूरे तंत्र को सक्रिय कर दूंगा और हम सभी को खत्म कर दूंगा। वांग जुएचू के शब्द हत्या की इच्छा से भरे हुए थे क्योंकि उसके खतरनाक इरादे निस्संदेह सामने आ गए थे। जिया तियानलोग ने अपने दुश्मन की अभिव्यक्ति की सावधानी पूर्वक जांच की, उसकी मानसिक स्थिति में कुछ गलती या अंतर खोजने की कोशिश की। दुर्भाग्य से वांग जुएचू का चेहरा पूरी तरह से बर्फ जैसा ठंडा था। झूठ का कोई संकेत नहीं मिला, न ही जरा सा भी दिखाए गए झूठे आत्मविश्वास की डिग्री। जिया तियानलोग अपने आप को बड़बड़ाने से नहीं रोक सका। मुझे यह मत बताओ कि संप्रदाय के नेता वांग के शब्द एक धोखा नहीं थे, बल्कि संप्रदाय सहित शिखर पर किसी को भी नष्ट करने की एक वास्तविक योजना थी। दूसरा तंत्र सक्रिय करें। वांग जुएचू ने अचानक अपना सिर संप्रदाय हॉल की ओर घुमाया और जोर से आदेश दिया। फिर उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया और अपेक्षाकृत छोटे पत्थर के हॉल को घूरना शुरू कर दिया। अब जिया तियानलोग पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रतिद्वंद्वी को इस तरह से नीची नजर से देखते हुए जिया तियानलोग क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। बड़ी मुश्किल से उसने अपने दिल के गुस्से को रोका और अंदर ही अंदर खुद को शांत किया। जब तक प्रतिद्वंद्वी के साक्ष्य उसे संतुष्ट नहीं करते, वह तुरंत इस संप्रदाय के नेता वांग को मानव आकार के हाथी में बदलने का आदेश दे देता। हालांकि स्टोन हॉल की ओर वांग जुएचू की अजीब नजर ने फरवुल्फ गैंग के सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया था। वे भी अपनी नजरें फेरने से खुद को नहीं रोक सके और देखना चाहते थे कि क्या कुछ अजीब होगा। जंगली भेड़िया गिरोह के सभी सदस्य बेचैन थे। उनमें से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ब्रोकन वाटर सेक्ट के कपड़े पहने हुए दो लोग अपना सिर नीचे कर रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। हान ली, क्या आपको लगता है कि हमारे संप्रदाय नेता ने जो कहा वह सच था? मुझे यह मत बताए कि यह विशाल सेटिंग सन शिखर सम्मेलन सचमुच खोखला है। मैं पहले भी कई बार यहाँ आ चुका हूँ और मुझे कभी भी इस जगह पर कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि संप्रदाय नेता वांग समय रोकने के लिए उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? शायद एक युवक भीड़ के बीच में एक शांत स्वभाव के युवक से आक्रामक चर्चा कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें वांग जुएचू के स्पष्टीकरण के बारे में बहुत संदेह था। ये दो लोग दर्शक नहीं थे, बल्कि वास्तव में हान ली और ली फियू थे, जो भेष बदलकर एल्डली के आवास पर पहुंचे थे। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 84। एक जबरदस्त लड़ाई अध्याय 84। एक जबरदस्त लड़ाई। इससे पहले हान ली को डर था कि ब्रोकन वाटर संप्रदाय के शिष्य भाग जाएंगे और अन्य दुश्मनों को सतर्क कर देंगे, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल होना पड़ा।
शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स और इंपीरियल फ्लाइट तकनीक का एक साथ उपयोग करते हुए उन्होंने कम समय में सभी दुश्मनों को आसानी से मार डाला। ली फीयू, जो अपना हमला जारी रखने के बारे में सोच रहा था, अवाक रह गया। तभी उसे हान ली की असली ताकत का एहसास हुआ। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अपनी स्तब्ध अवस्था से उबरने के बाद ली फीयू को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि हान ली इतनी आश्चर्यजनक कौशल रखने में सक्षम था। हान ली की युद्ध कौशल ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट विकसित करने का परिणाम था। इस तरह की सोच के कारण मैदान में कदम रखते ही वह घबरा गया और उसने तुरंत अपनी आंतरिक शक्ति को परेशान कर दिया। काश उसने ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट में खेती की होती। सौभाग्य से वह कड़वी सच्चाई जानता था, समय या योग्यता की परवाह किए बिना एक अलग तलवार कला में स्विच करने के लिए उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। आगे सड़क पर ली फीयू ने लगातार अपने दिल का दुख प्रकट किया और इतना भयानक कौशल सीखने में सक्षम होने के लिए भाग्यशाली कमीने हान ली पर जोर से आहें भरी। हान ली अपने अच्छे दोस्त के खराब मूड को समझने के मूड में नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी असली ताकत प्रकट करने के इरादे से अपने सामने आए सभी दुश्मनों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। हान ली की अजीब तकनीक का सामना करने वाले सभी दुश्मन न तो झेलने में सक्षम थे और न ही एक भी झटका झेलने में सक्षम थे। उन सभी ने हवा में आखिरी सांस ली और यहाँ तक कि उच्च पदस्थ विशेषज्ञ भी अपवाद नहीं थे। हान ली की ताकत के प्रदर्शन के साथ वे दोनों आसानी से एल्डरली के निवास पर पहुंचे और मारोन को देखा। उन्हें मारोन से खबर मिली कि एल्डरली और झांग शियाउर पहले ही सेटिंग सन शिखर पर चढ़ चुके हैं। ये दुखद समाचार सुनकर ली फीयू का चेहरा हरा हो गया। वह जानता था कि मौजूदा सेटिंग सन समिट एक बेहद खतरनाक जगह थी। झांग शियाउर का उस क्षेत्र में प्रवेश करना नर्क के द्वार में पैर रखने जैसा था। बेहतर विकल्प की कमी के कारण उन दोनों ने एक पल के लिए चर्चा की और एल्डरली के निवास से बाहर निकले, जल्दी से सेटिंग सन समिट की ओर बढ़ गए। लेकिन उनके जाते ही थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। जब वे दोनों जाने वाले थे, संप्रदाय नेता वांग के भरोसेमंद सहयोगी उस घृणित फैटी ने कमांड पदक निकाला और उन्हें धमकी देते हुए आदेश दिया कि वे पीछे रहें, अन्यथा वह संप्रदाय के नियमों के अनुसार उनके साथ व्यवहार करेगा। वर्तमान में ली फीयू बहुत अधीर था क्योंकि उसे केवल इसकी चिंता थी झांग शियाउर की सुरक्षा। वह संप्रदाय के नियमों के बारे में कम परवाह कर सकता था, इसलिए उसने अपना हाथ बढ़ाया और लंबे समय से घुमावदार फैटी को बेहोश कर जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि जब तक वह और हान ली मुड़े और जल्दी से चले जाएं, तब तक वे सभी की सुरक्षा करते रहें। जब वे सेटिंग सन समिट के आसपास पहुंचे तो वे दोनों दुश्मनों की भारी संख्या से डर गए। ये जानते हुए कि आगे बढ़ना असंभव था, हान ली और ली फीयू ने एक दूसरे से चर्चा की और एक शानदार योजना बनाई। उन्होंने ब्रोकन वाटर संप्रदाय के 2 शिष्यों को मार गिराया और उनके कपड़े बदल दिए। फिर उन्होंने अंधेरे आकाश और भीड़ के भ्रम का फायदा उठाकर चुपचाप उन लोगों के साथ घुल मिल गए जो पहाड़ पर हमला करने वाले थे, यातायात की धारा का अनुसरण करते हुए, और आसानी से सेटिंग सन शिखर तक पहुंच गए। वहां हान ली और ली फीयू ने वह सब कुछ सुना था जो संप्रदाय नेता वांग ने कहा था। चूंकि क्रुप्सोल का शरीर बहुत स्पष्ट था, इसलिए उन्हें पहाड़ के नीचे एक क्षेत्र मिला जहां वे उसे छिपा सकते थे और उसे वहीं छोड़ दिया। ये सुनने के बाद कि सेटिंग सन समिट ने इतना घातक तुरुप का इक्का रखा है जो इसे अपने दुश्मनों के साथ नष्ट करने में सक्षम बनाता है, ली फीयू अपने संदेह को छिपा नहीं सका और बार बार हान ली से पूछना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि उसका अच्छा दोस्त उसके दिल को आराम दे सकता है। चाहे ये सच हो या नकली, इस समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्दी से मुख्य हॉल में प्रवेश करें और अपने युवा प्रेमी से मिलें और चुपचाप निकल जाएं। आपको पता होना चाहिए कि चाहे जानकारी प्रामाणिक हो या नहीं, यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। हान ली ने अंततः धीमी आवाज में उत्तर दिया, ये सब सच है, लेकिन भीड़ की निगरानी में छुपकर अंदर जाना कैसे संभव है? ली फीयू ने अपना सिर नीचे करते हुए चेहरे पर चिंतित भाव के साथ पूछा। सांस, हम केवल इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बाद में कोई अवसर आता है या नहीं।
हान ली भी काफी असहाय महसूस कर रहे थे। जैसे ही भीड़ के पीछे छिपे वे दोनों उत्तेजित होने लगे, उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक कांप उठी। पहले तो ये हल्का सा झटका था, लेकिन बाद में ये काफी हिंसक हो गया। बहुत से लोग खड़े होने में असमर्थ हो गए और एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। शिखर के कंपन के बाद कई पहाड़ी चट्टानें भी नीचे लुढ़कने लगी। अच्छा नहीं है, पर्वत शिखर ढहने वाला है। वह उपनाम वाला वांग हमें अपने साथ नीचे लाना चाहता है। समूह के भीतर से कोई लापरवाह व्यक्ति घबराहट में चिल्लाया। जब लोगों ने ये सुना तो उनमें से अधिकांश और भी घबरा गए। कुछ लोगों ने वांग जूचू की चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया और उस पर्वत शिखर से भागने की कोशिश में सड़क के चौराहे की ओर भागने की कोशिश की, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह ढहने वाला था। बूम! जैसे ही आसपास का क्षेत्र ढहना शुरू हुआ, विस्फोटों की गड़गड़ाहट होने लगी। जमीन भी अधिक तीव्रता से हिली। तेज आवाजें सुनकर सभी ने सोचा कि यह पर्वत शिखर के ढहने की शुरुआत है और सभी आशा छोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सके। इस समय जिया तियानलोग चिंतित और क्रोधित थी। भले ही उसके साथ वफादार आयरन गार्ड्स मौजूद थे, फिर भी उसका मन असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वह भिक्षु गोल्डन लाइट की ओर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मोन्क गोल्डन लाइट के चेहरे पर घबराहट के भाव स्पष्ट रूप से देखने के बाद जिया तियानलोग व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए। तो यह व्यक्ति भी अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ था। इस आंकड़े के लिए जिया तियानलोग की प्रारंभिक प्रशंसा तुरंत कम हो गई थी। हे, और यहाँ मैंने सोचा कि फरवुल्फ गैंग के सभी लोग निडर नायक थे। पता चला कि तुम सब एक भीड़ हो। इस समय वांग जुचेन ने अचानक उपहास किया। शिखर सम्मेलन में भ्रम के बावजूद वांग जुचेन के शब्द हर किसी के कानों तक पहुंच गए, जो स्पष्ट रूप से शुद्ध कौशल के कारण थे। उनके शब्दों के बाद जमीन कांपना चमत्कारिक रूप से बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे पर्वत शिखर ने एक पल में अपने क्रोध को दबा दिया हो, अपनी पूर्व शांति को पुनः प्राप्त कर लिया हो। इस समय भीड़ को पता चला कि छोटा पत्थर का हॉल बिना किसी निशान के गायब हो गया था और अपने पीछे एक आश्चर्यजनक रूप से बड़ा छेद छोड़ गया था। कुछ साहसी लोग 2 कदम आगे बढ़े और किनारे से नीचे देखने लगे। वे बड़े गहरे काले छेद को देखकर हौंफने से खुद को नहीं रोक सके। चूंकि छेद के तल को देखना असंभव था, वे जानते थे कि इसकी गहराई अथाह थी। कमांडर जिया, क्या इस सबूत को मैं जो कहना चाहता हूँ उसका सबूत माना जा सकता है? वांग जुचेन ने ठंडे स्वर में कहा। पूछा गया। जिया तियानलोग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया, इसके बजाय उसने अपने आसपास का सर्वेक्षण किया, केवल ये देखने के लिए कि उसके बगल में मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर घबराहट और अनिश्चितता के भाव थे। सामान्य गिरोह के सदस्यों और अन्य गिरोह के सदस्यों के अलावा, यहाँ तक कि उसके बगल के आयरन गार्ड भी भद्दे दिखते थे। पीछे मुड़कर देखने पर जिया तियानलोग को समझ आ गया कि वह एक ही रात में 7 रहस्यमय संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ होगा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले पीछे हटना होगा और निर्णय लेने से पहले मामले पर एक बार फिर ध्यान से विचार करना होगा। आपकी जो भी स्थितियां हैं, आप उन्हें बता सकते हैं, लेकिन आपको स्थिति के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। हालांकि ऐसा है, हम दोनों बंधे हुए हैं, इसलिए अति न करें। उन्होंने कहा, वर्तमान परिणाम को स्वीकार करने को तैयार नहीं। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसके शब्दों में अत्यधिक क्रोध का हल्का सा संकेत था। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 85 खूनी लड़ाई मौत का अनुबंध। अध्याय 85 खूनी लड़ाई मौत का अनुबंध। मेरे पास केवल 2 शर्तें हैं और वे सरल हैं, वांग ज्यूचू ने भावहीन रूप से कहा। सबसे पहले आपके लोगों को मेरे संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलना होगा और उन्हें मेरे संप्रदाय के शिष्यों की देखरेख में समूहों में ऐसा करना होगा। उनका लहजा काफी सख्त हो गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जरूर, यह कोई समस्या नहीं है, जिया तियानलोग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया।
ये देखकर कि कैसे उनके प्रतिद्वंद्वी ने इतनी दृढ़ता से उत्तर दिया, वांग जुएचू ठिठुरते हुए हंसे और उन्होंने सीधे जिया तियानलोंग को अपनी दूसरी शर्त बताई। दूसरा, आप और मुझे दोनों को एक मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा और आप सभी के जाने से पहले द्वंद्वयुद्ध करना होगा। मौत का ठेका। क्या आप गंभीर हैं? क्या वह पागल हो गया है? जैसे ही वांग ज्यूचू का वाक्य उनके मुंह से निकला, इससे भीड़ में भारी हंगामा मच गया। सजा सुनने वाले सभी लोगों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ उत्साहित थे, कुछ राख में थे, जबकि कुछ द्वंद्व का परिणाम देखने के लिए उत्सुक थे। संप्रदाय नेता वांग की शर्तों को सुनने के बाद जिया तियानलोंग की अभिव्यक्ति तेजी से अपनी सामान्य स्थिति में वापस आने से पहले चमक उठी। क्या मैंने वह शर्त गलत सुनी? हम दोनों एक मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं और तब तक लड़ते हैं जब तक कि केवल एक ही जीवित न बचे। उसके बेपरवाह सवाल के बाद जिया तियानलोंग जोर से हंसने लगी। नहीं, तुम्हारे कान ठीक हैं। यह उप संप्रदाय नेता वू और मरने वाले अन्य लोगों के लिए रक्त ऋण इकट्ठा करने के लिए है। इस प्रकार मेरे पास इसे प्रस्तावित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपके और मेरे बीच एक मौत का अनुबंध। वांग ज्यूचू ने अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए सीधे जिया तियानलोंग को घूरते हुए कहा। जिया तियानलोंग हंसे, लेकिन उन्होंने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। विचार करते करते उसकी आंखें चमक उठी। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने इसे हल्के में लेने का साहस नहीं किया और गहन चिंतन के बाद ही कोई उत्तर देंगे। भीड़ के बीच चर्चा के स्वर फूट पड़े। यहाँ तक कि बेखबर हान ली भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने ली फियू से सवाल करने का फैसला किया, जो उसके बगल में खड़ा था। मृत्यु अनुबंध क्या है? ऐसा लगता है जैसे ये कुछ अविश्वसनीय है। क्या आप मृत्यु अनुबंधों के बारे में भी नहीं जानते? ये बहुत अकल्पनीय है। जियांग हू के विवादों को निपटाने के सभी तरीकों में से यह अब तक का सबसे प्रसिद्ध और खूनी तरीका है। आश्चर्य से स्तब्ध ली फेयू ने भूत से मिलने के आकर्षण जैसी चेहरे की अभिव्यक्ति के साथ समझाया। तुम मत कहो, आपको पता होना चाहिए कि मैं गॉड हैंड वैली से परे कुछ भी नहीं जानता हूँ और जियांग हू के मामलों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या ये सचमुच इतना अजीब है कि मुझे पता ही नहीं चला? हान ली ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मूड खराब हो। ओह, सही है, बिल्कुल सच है, मैं लगभग भूल ही गया था। ली फियू ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। मृत्यु अनुबंध का उपयोग अक्सर दो पक्षों द्वारा किया जाता है जो एक दूसरे के प्रति अत्यधिक घृणा और शत्रुता रखते हैं। अपनी लड़ाई से पहले वे जीवन मृत्यु विवरण पर हस्ताक्षर करते थे, जिसमें कहा गया था कि लड़ाई में प्रवेश करने के बाद वे तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि केवल एक भी जीवित न बचे। यदि कोई बीच में ही चला जाता है तो न केवल उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा गिर जाएगी और सभी के तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा, बल्कि संपूर्ण जियांग हू में किसी को भी उसे मारने का अधिकार होगा। क्योंकि जियांग हू के सभी लोगों का मानना है कि मृत्यु अनुबंध बेहद पवित्र है। जो लोग इस अनुबंध के सार को नष्ट या कलंकित करते हैं, उन्हें दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में नष्ट कर दिया जाएगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इनमें से अधिकतर लड़ाइयां उन अखाड़ों में आयोजित की जाती हैं जहां लोग अक्सर लड़ते रहे हैं। मृत्यु फलस्वरूप सामान्य से भी अधिक रक्तरंजित और क्रूर प्रतीत होती है। हाल के वर्षों में अपने विवादों को सुलझाने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। ली फियू ने धीरे धीरे और विस्तार से समझाया। स्पष्टीकरण सुनने के बाद हान ली की भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि वह मृत्यु अनुबंध का सही अर्थ समझ गया था। वह जिया तियानलोंग के साथ मृत्यु अनुबंध में प्रवेश करने के संप्रदाय नेता वांग के फैसले को अस्वीकार करते दिखे। उनके दृष्टिकोण से ये केवल एक मृत और एक गंभीर रूप से घायल होने के साथ समाप्त होगा। सबसे पहले, यदि ऐसा कोई अंत होना था तो ये बिल्कुल भी शुरू नहीं हो सकता था। संप्रदाय के नेता वांग दुश्मन को आजाद कर सकते हैं या सीधे दुश्मन को मार सकते हैं, खुद को इस अनावश्यक परेशानी से बचा सकते हैं। ठीक है, मैं सहमत हूँ। आइए एक मृत्यु अनुबंध में प्रवेश करें। बार बार विचार विमर्श करने के बाद जिया तियानलोंग की नजर भिक्षु गोल्डन लाइट की आकृति पर टिकी। फिर उन्होंने अपना अंतिम निर्णय लिया।
चूंकि जिया तियानलोव का प्रतिद्वंद्वी उसे मारने के बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहता था, क्या यह उसके लिए परेशानी पैदा करने वाले 7 रहस्य संप्रदाय की जड़ों को हटाने का अच्छा अवसर नहीं था? जिया तियानलोव इस बारे में बहुत स्पष्ट थी कि वांग जुएचू क्या सोच रहा था। वह स्पष्ट रूप से अपने 3 छिपे हुए मार्शल चाचाओं का समर्थन चाहता था। लेकिन कितने अफसोस की बात है, उसे अपने जासूसों की रिपोर्टों के माध्यम से पहले से ही उनके अस्तित्व के बारे में पता था और उसने पहले से ही उनके खिलाफ जवाबी उपाय तैयार कर लिए थे। अमर कृषक और उसकी उड़ने वाली तलवारों की तकनीक के साथ युद्ध जीतने की उसकी संभावना निश्चित रूप से 90% से अधिक थी। जब तक उसने डेथ मैच के दौरान वांग ज्यूचू के साथ 7 रहस्य संप्रदाय के शेष विशेषज्ञों को मार डाला, यह इसके लायक होगा। भले ही इस बार उसका हमला विफल हो गया, लेकिन चिंता का कोई कारण नहीं था, क्योंकि अगली बार जब उसने हमला किया तो 7 रहस्य संप्रदाय के पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं होगी। आखिरकार किसी विशेषज्ञ को तैयार करना कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक ही वर्ष में किया जा सकता है। इस प्रकार यही कारण था कि सतर्क जिया तियानलोव ने अब ऐसा जोखिम लेने और मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत होने का फैसला किया। संप्रदाय नेता वांग, मृत्यु अनुबंध के नियमों के अनुसार आपको ही युद्ध का समय और स्थान चुनना चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जहां तक लड़ाकों की संख्या और लड़ाई के तरीकों का सवाल है, तो मुझे ही निर्णय लेना चाहिए। क्या मैं सही हूं? जिया तियानलोव के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान फैल गई। आप सही हैं, वांग जुएचू ने कुछ अनिच्छा से उत्तर दिया। अच्छा, तब मैं चाहता हूं कि लड़ने वालों की संख्या 100 हो जाए, एक युद्धशाही में प्रत्येक दल से 50 आदमी। विनम्र होने का कोई संकेत न होने पर जिया तियानलोव ने सीधे अपना अनुरोध बताया। 50 लोग, लड़ाई शाही। संप्रदाय नेता वांग के ठंडे चेहरे ने वास्तव में आश्चर्य का संकेत प्रकट किया। मृत्यु अनुबंध की लड़ाइयों में एक पक्ष की ताकत को अत्यधिक क्षीण होने से बचाने के लिए कई लोगों को भाग लेने की अनुमति दी गई। हालांकि 20 या 30 लोगों को पहले से ही अत्यधिक माना जाता था, और जिया तियानलोव की युद्ध की प्रस्तावित पद्धति बैटल रॉयल का इस्तेमाल आमने सामने की लड़ाई की तुलना में शायद ही कभी किया जाता था। हालांकि चूंकि यह वांग ज्यूचू ही था जिसने मौत के अनुबंध की लड़ाई का अनुरोध किया था, इसलिए उसके पास अपने शब्दों को वापस लेने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा वह अपने 3 वरिष्ठ मार्शल चाचाओं की युद्ध कौशल में बेहद आश्वस्त थे। भले ही यह एक शाही युद्ध था, जीत निश्चित रूप से उसके पक्ष की होगी। इसके अलावा जब तक वह जिया तियानलोव को मारने में सक्षम था, चाहे उसे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, यह उसके लायक होगा। जब तक इस षड्यंत्रकारी जिया तियानलोव की मृत्यु हो गई, उसे यकीन था कि उसके अधीन सेनाएं लगभग तुरंत ही अगले गिरोह का नेता बनने के लिए लड़ने की कोशिश करेगी, जिसके परिणामस्वरूप गिरोह अलग अलग समूहों में बंट जाएगा, क्योंकि वे सत्ता और अधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इससे अब वे वांग ज्यूचू के साथ रहस्य संप्रदाय के लिए खतरा नहीं बनेंगे। जैसे ही उसने ये सोचा, संप्रदाय नेता वांग ने अपने प्रतिद्वंद्वी के अनुरोध पर सहमति व्यक्त करते हुए अपना सिर हिलाया। पुरुषों, जाओ मैदान और मौत का अनुबंध तैयार करो। वांग जुएचू ने अपने पीछे खड़े लोगों को सख्त आवाज में आदेश दिया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 86। अचानक परिवर्तन। अध्याय 86। अचानक परिवर्तन। उनके आदेश का पालन करते हुए चमकीले कपड़े पहने 30 शिष्य संप्रदाय हॉल से बाहर निकले। इनमें से किसी ने भी एक शब्द भी नहीं बोला। हॉल के सामने उन्होंने मौत की लड़ाई के लिए अखाड़ा बनाने के लिए बिना शब्दों के लकड़ी के डंडे और रस्सियों का इस्तेमाल किया। उनकी तीव्र गति से ये स्पष्ट था कि ये लोग 7 रहस्य संप्रदाय के सामान्य निम्न श्रेणी के शिष्यों के विपरीत मार्शल आर्ट में कुशल थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। द्वंद्व युद्ध के स्थल को देखते हुए ली फेयू ने व्याकुल होकर हान ली से पूछा, मुझे यह मत बताओ कि हम पूरे समय यहीं छुपे रहेंगे। क्या हम कुछ नहीं करेंगे और चुपचाप उनका द्वंद्व देखते रहेंगे? ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। आपका युवा प्रेमी फिलहाल खतरे में नहीं है और वास्तव में काफी सुरक्षित है।
हम द्वंद्व समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे। एक बार जब जंगली भेड़िया गिरोह खाली हो जाता है तो हम अव्यवस्था का फायदा उठाएंगे और चुपचाप यंग लेडी झांग के पास पहुंच जाएंगे। चूंकि सेवन मिस्ट्री संप्रदाय के बचे हुए लोग संभवतः आपको बलि का बकरा बनाना चाहेंगे और सारा दोष आप पर मर देंगे। आप दोनों को किसी दूर स्थान पर भागना होगा जहां वे आपको नहीं पा सकेंगे, हानली ने उदासीनता से कहा। ऐसा लगता था कि उनमें साथ रहस्य संप्रदाय के प्रति गहरी भावना नहीं थी। क्या ये भागना नहीं होगा? वह नहीं चलेगा। ज़्यूर इसके लिए सहमत नहीं होगा। ली फियू ने अपना सिर ऐसे हिलाया मानो वह ड्रम बजा रहा हो। फिर उसे मारो और जबरदस्ती अपने साथ ले जाओ। जब तक वह उठेगी तब तक कुछ भी बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। क्या ये काफी अच्छा नहीं है? हान ली ने लापरवाही से उत्तर दिया। आप? ली फियू ने गुस्से से हान ली की ओर देखा और कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गया। जब ये दोनों व्यक्ति पूरी तरह से एक दूसरे के साथ बातचीत में व्यस्त थे, संप्रदाय नेता वान को गंभीरता से 2 रक्त लाल स्क्रॉल प्राप्त हुए। ये मृत्यु अनुबंध थे। उसने एक अपने लिए ले लिया और दूसरे को जिया तियानलोंग के पास लाने का आदेश दिया, जो उसके सामने था। जैसे ही जिया तियानलोंग ने दस्तावेज स्वीकार किया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीरता में बदल गई। उसने दस्तावेज को ध्यान से खोला और सावधानी से उसे देखा। एक बार जब उन्होंने सत्यापित कर लिया कि कोई समस्या नहीं है, तो उन्होंने अपना सिर हिलाया और दस्तावेज बंद कर दिया। फिर उसने मौत के युद्ध में लड़ने के लिए सैनिकों का चयन करना शुरू कर दिया। अपने उपलब्ध लोगों को छानने के बाद उन्होंने फर वुल्फ गैंग से 13 विशिष्ट विशेषज्ञों का चयन किया। इसके अलावा उन्होंने अपने नुकसान को कम करने के लिए छोटे गिरोहों से स्वीकार्य प्रतिभा वाले 10 मार्शल कलाकारों का चयन किया। किसी भी स्थिति में एक बार जब उन्होंने मृत्यु अनुबंध पर अपने नाम पर हस्ताक्षर कर दिए, तो इन मार्शल कलाकारों को अपने महत्वहीन जीवन को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा, भले ही वे इच्छुक हो या नहीं। जहां तक शेष उम्मीदवारों का सवाल है, जिया तियानलोंग ने अपने कुछ सक्षम आयरन गार्ड्स को चुना। बेशक मोंट गोल्डन लाइट का मंच पर आना निश्चित था। जिया तियानलोंग पूरी तरह से इस अमर कल्टीवेटर की उड़ने वाली तलवार तकनीक की महान मार्शल कौशल पर भरोसा कर रही थी। जब जिया तियानलोंग व्यस्त थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वांग जुएचू स्टोन हॉल में लौट आए हैं। अब तक जिया तियानलोंग ने संप्रदाय के नेता वांग को वापस आते नहीं देखा था, जिससे जिया तियानलोंग को लगा कि वांग जिउचू को शायद डेथ मैच के लिए उम्मीदवारों का फैसला करने में कठिनाई हो रही है। जब डेथ मैच चरण पूरी तरह से पूरा हो गया, तो संप्रदाय नेता वांग ने हॉल से 300 से 400 लोगों को बाहर निकाला। इस भीड़ में दोनों लिंगों के युवा और वृद्ध शिष्यों का मिश्रण था। हालांकि उनमें से प्रत्येक की आंखों में एक उत्साही रोशनी थी और वे स्थिर कदमों से चल रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे साथ रहस्य संप्रदाय के कुलीन लोग थे। जिया तियानलोंग जिन लोगों से सबसे अधिक सतर्क थी, वे वांग जिउचू के पीछे चलने वाले 3 व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति ने फड़फड़ाता हुआ विद्वान जैकेट पहना था और उसका चेहरा बौद्धिक और विद्वान जैसा लग रहा था। दूसरा लंबा और मजबूत था और उसकी छाती खुली हुई थी, स्टील की सुइयों जैसी दिखने वाली। उनकी पूरी दाढ़ी उन्हें एक वीरतापूर्ण रूप देती थी जो अतुलनीय थी। आखिरी में भूरे रंग के कपड़े पहने एक व्यक्ति था। वह अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार रखता था और उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। पहली नजर में ये लोग 30 से 40 साल के अधेड़ उम्र के आदमी लग रहे थे। हालांकि करीबी परीक्षण से पता चला कि उन्होंने समय बीतने के साथ एक आभा छोड़ी, जो 70 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति की आभा के बराबर थी। 80 साल। इससे दर्शकों को ऐसा महसूस हुआ जैसे इन मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की उम्र उनके युवा बाहरी दिखावे से मेल नहीं खाती। टीएल, समय बीतने का शाब्दिक अर्थ है नीला समुद्र शहतूत के खेतों में बदल गया। लाक्षणिक रूप से ये समय के सांसारिक बीतने का प्रतिनिधित्व करता है या समय कैसे दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाता है। जिया तियानलोंग का दिमाग साफ था। ये तीनों निश्चित रूप से वांग जिउचू के 3 मार्शल चाचा थे। ऐसा लग रहा था कि साथ रहस्य संप्रदाय कुछ भी पीछे नहीं रखेगा, यहाँ तक कि अपने भंडार को बुलाने तक भी।
ये सोचते हुए जिया तियानलोंग किनारे पर झुक गया और बॉने मिंट गोल्डन लाइट के लिए उन 3 मार्शल चाचाओं पर अपनी उंगली उठाई। उसने पूछा, भिक्षु, मैं नहीं जानता कि आप उन तीनों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें हटा सकते हैं? वे आम लोगों से ज्यादा कुछ नहीं हैं। मेरी उड़ती तलवारों के एक झटके से उनकी छोटी छोटी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। इसमें चिंता करने की क्या बात है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भिक्षु गोल्डन लाइट ने इसे कुछ हद तक उपेक्षापूर्ण लहजे में कहा और जिया तियानलोंग को असंतुष्ट दृष्टि से देखा। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मैंने बिना सोचे समझे बस पूछ लिया। कृपया इसे दिल पर न ले, भिक्षु। जिया तियानलोंग ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ तुरंत जवाब दिया। उसे डर था कि उसने उस व्यक्ति को नाराज कर दिया है जिस पर वह वर्तमान में सबसे अधिक भरोसा कर रहा था। हम्फ। बॉने ने ये शब्द सुने, उसका गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया। ये देखने के बाद ही जिया तियानलोंग का दिल शांत हुआ। इस महान अमर कृषक को प्रसन्न करना वास्तव में आसान नहीं था। वह मन ही मन मुस्कुराया और जोर से चिल्लाने से पहले जल्दी से अपना शरीर घुमाया। क्या तुम तैयार नहीं हो? मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करना शुरू करें। इस अपमानजनक आवाज के बाद फारल वुल्फगैंग के लोग जो मृत्युदंड में भाग ले रहे थे, उन्होंने गंभीरता से मृत्यु अनुबंध पर अपना नाम लिखना शुरू कर दिया। अपने नामों पर हस्ताक्षर करने के बाद उनकी लड़ाई की भावना फूट पड़ी। मात न खाने के लिए वांग जुएचू ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। तुरंत भाग लेने के लिए चुने गए 10 योद्धा 7 रहस्य संप्रदाय के सदस्यों की भीड़ से उभरे और मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़े। हान ली की नजर स्वाभाविक रूप से उन लोगों पर पड़ी जो बाहर निकल रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि क्या उनके बीच कोई परिचित था। उन्होंने संप्रदाय नेता वांग के 3 मार्शल चाचाओं को भी देखा, हालांकि उन्होंने उन्हें ध्यान में नहीं रखा। वह तेजी से भीड़ को पार कर गया जब तक कि नीली हरी जैकेट वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति उसकी दृष्टि की रेखा में प्रवेश नहीं कर गया। इस बूढ़े आदमी की शक्ल पर एक नजर डालने पर हान ली धीमी आवाज में सांस छोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। बुजुर्ग ली, ये वह व्यक्ति था जिसकी जान हान ली ने वास्तव में पहले बचाई थी, माँ रोन के मास्टर एल्डरली। वह अप्रत्याशित रूप से डेथ मैच का भागीदार था। ये हान ली की उम्मीदों से कहीं परे था। हान ली ने अपनी निगाहें पीछे हटा ली और झट से अपना चेहरा घुमा लिया। ली फियू के कंधे पर पूरी ताकत से थप्पड़ मारते हुए उसने कहा, क्या तुमने वह देखा? एल्डरली वहां हैं और मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। ली फेयू बिना किसी भाव के वहीं खड़ा रहा, निश्चल, जैसे उसने एक ऊंचे दृश्य से दूरी का सर्वेक्षण किया। जैसे कि उसने अपने दोस्त ली फियू की बात सुनी ही न हो। उसके चेहरे पर बेहद स्तब्धता भरी अभिव्यक्ति थी। अरे क्या बात, क्या बात! हान ली कुछ आश्चर्यचकित हुआ। यहाँ तक कि अगर एल्डरली मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वह मरने वाले हैं, है ना? उसने अजीब ढंग से पूछा। एक बार जब ली फेयू ने ये शब्द सुने, तो अंततः उसकी दृष्टि वापस लौट आई। उसने हान ली की और एकटक देखा और एक वाक्य कहा जिससे हान ली तुरंत स्तब्ध रह गया। शियू, शियू, वह भी वहां है। वह मृत्यु अनुबंध युद्ध में भी भाग लेना चाहती है। इन शब्दों को बोलने पर ली फेयू का चेहरा तुरंत बेहद भद्दा हो गया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 87 प्रमुख कौशल अध्याय 87 प्रमुख कौशल कहाँ? होश में आने के बाद हान ली ने झट से पूछा। वहाँ। ली फियू की नजरों का पीछा करते हुए हान ली को अंततः भीड़ के कोने में एक पीले चेहरे वाला झांक शियाउर मिला। इस समय वह 2 अन्य लड़कियों के साथ खड़ी थी जो डेथ मैच में भाग ले रही थी। पतले सफेद कपड़े पहने हुए उसने अपने बादामी होठों को थोड़ा सा काटा, जिससे उसकी पूरी आकृति एक सफेद रंग के फूल की तरह सुंदर और नाजुक लग रही थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लेडी झांक जैसी कमजोर महिलाएं इतनी खूनी लड़ाई में कैसे भाग ले सकती हैं? क्या उस वांग उपनाम वाले ने कोई गलती की है? हान ली,
जो अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, ने अविश्वसनीय तरीके से सवाल किया। शियुआ भी एक आंतरिक व्यक्ति है, 7 सर्वोच्च प्रभाग के शिष्य। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? ली फियू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और उसने कुछ ऐसा कहा जो हान ली को अप्रत्याशित लगा। हान ली चुप और अवाक रह गए। ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि 7 रहस्य संप्रदाय के शेष विशेषज्ञ संख्या में कम थे और संप्रदाय के नेता वान के मन में निष्पक्ष सेक्स के लिए कोई सुरक्षात्मक भावना नहीं थी। इस विकट स्थिति में जीत हासिल करने के लिए उसने झांग शियाओ जैसी लड़की को भी भेजा, लगभग मानो वह इस एक कदम में सब कुछ दांव पर लगाने की योजना बना रहा हो। भाई, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं झांग शियाओ के साथ रहना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें। ली फियू ने हान ली के कंधे पर हाथ रखते हुए हल्के से कहा। फिर उसने अपना शरीर घुमाया और अखाड़े की ओर चल दिया। वह अभी 2 कदम भी नहीं चला था कि उसे अपने पीछे से एक हल्की सी आह की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद हवा में उतार चढ़ाव की आवाज सुनाई दी। तुरंत एक और व्यक्ति उसके पास आया। हान ली, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? क्या ये केवल मृत्यु अनुबंध की लड़ाई नहीं है? इस छोटी सी स्थिति को संभालना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। चूंकि हम दोस्त हैं, मैं इस छोटे से मामले में आपकी मदद कर सकता हूँ। हान ली ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर ली फियू ने आगे कुछ नहीं कहा और अपनी ताकत लगाकर हान ली की छाती थपथपाए और धीरे से कहा, अच्छा भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हान ली ने एक शब्द भी न कहते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान रखी। ये वैसा ही था जैसा उन्होंने कहा था। उनके पीछे चलने का कारण आंशिक रूप से ये था कि वह ली फियू को काफी लंबे समय से जानते थे, इसलिए उनका रिश्ता काफी करीबी था। ऐसे में हान ली असहाय होकर देखने को तैयार नहीं था, क्योंकि ली फियू अकेले ही चला गया था। दूसरी ओर हान ली एक अत्यधिक कुशल और साहसी व्यक्ति थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि फर वुल्फ गैंग के तथाकथित विशेषज्ञ उनकी फायरबॉल और इंपीरियल फ्लाइट तकनीक से उनके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा वह अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए भी थोड़ा उत्सुक था। इस खुफिया जानकारी का पता लगाएं। इसे ऑडियो बुक 108 पर दोबारा खोजें। दोनों व्यक्ति भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और सीधे वांग जिउचू की ओर बढ़े। आधे रास्ते में दोनों ने अपनी ब्रोकन वाटर सेक्ट की वर्दी फाड़ दी और अपनी 7 मिस्ट्री सेक्ट की पोशाकें उजागर कर दी। हान ली और ली फियू की अचानक उपस्थिति और पहचान में बदलाव के कारण दोनों पक्ष उन्हें मूर्खतापूर्ण ढंग से घूरने लगे। किसी ने भी उनकी हरकतों को रोकने की कोशिश नहीं की, जिससे वे आसानी से वांग जिउचू के सामने पहुंच गए। डिवीजन प्रमुख ली, डॉक्टर हान, ली फियू को देखकर झांग शियाओ उम्मीद से परे प्रसन्न हुआ। उसके सहृदय चेहरे से पता चला कि वह सुखद आश्चर्यचकित थी, और यदि वह क्षेत्र इतने सारे लोगों से भरा नहीं होता, तो वह शायद अपने दिल की बात कहकर अपने प्रेमी के आलिंगन में गिर जाती। संप्रदाय के नेता वांग ने भी दोनों व्यक्तियों को पहचान लिया। उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिख रही थी। उनके लिए उनका अचानक प्रकट होना बहुत अप्रत्याशित था। एक्सटर्नल ब्लेड डिवीजन के डिवीजन हेड डिप्टी ली फेयू संप्रदाय नेता को अपना सम्मान देते हैं। ली फेयू ने जोर से बात की। हम दोनों डेथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं और डेथ मैच में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने सीधे अपना अनुरोध बताया। दूसरों द्वारा उनकी शक्ल सूरत के बारे में सवाल करने का इंतजार नहीं किया। इस बीच हान ली बिना कोई आवाज किए एक तरफ खड़ा हो गया। ली फियू और संप्रदाय नेता मां के समान दिखने लगा। ली फियू को बोलते हुए सुनकर संप्रदाय के नेता वांग ने उन शब्दों को निगल लिया जो मूल रूप से पूछने के लिए बाध्य थे। जब उसने गर्मजोशी से कहा, तो उसके चेहरे पर ठंडे भाव से मुस्कुराहट का संकेत मिला, अच्छे से, जैसा कि हमारे साथ रहस्य संप्रदाय के वफादार शिष्यों से अपेक्षित था। डिवीजन प्रमुख ली के लड़ाई में शामिल होने से संप्रदाय को निश्चित रूप से जीत का बेहतर मौका मिलेगा। हालांकि मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि डॉक्टर हान शामिल न हो। आखिरकार उनकी चिकित्सा विशेषज्ञता हमारे संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर डेथ मैच में उसे कुछ हो गया, तो यह एक घातक नुकसान होगा।
ये शब्द सुनकर हान ली ने फीकी मुस्कान दी। ली फियू के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करने के बजाय वह थोड़ा हट गया, जिससे उसका शरीर संप्रदाय नेता वांग के ठीक सामने गायब हो गया। संप्रदाय के नेता वांग आश्चर्यचकित थे, और जैसे ही वह चारों तरफ देखने ही वाले थे, उन्होंने अपने पीछे से हान ली की आलसी आवाज सुनी। मुझे नहीं पता कि मेरा अपना कौशल संप्रदाय नेता माँ के ध्यान के योग्य है या नहीं, लेकिन अगर मुझे मृत्युदंड में प्रवेश करना पड़ा, तो मुझे विश्वास है कि मैं अपनी रक्षा करने में सक्षम हो जाऊंगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि संप्रदाय नेता मेरी वफादारी स्वीकार करेंगे। संप्रदाय नेता माँ का हृदय सदमे से अभिभूत हो गया। उसने कभी नहीं किया होगा सोचा था कि हान ली, जो अपनी चिकित्सा विशेषज्ञता के लिए संप्रदाय में प्रसिद्ध थे, के पास भी इतना भयानक मार्शल कौशल होगा। अप्रत्याशित रूप से हान ली वांग जुएचू की रक्षा में चुपचाप घुसने में सक्षम था और वांग जुएचू का ध्यान आकर्षित किए बिना उसकी पीठ के पास पहुंच गया। इतना भयानक कौशल, आखिर यह व्यक्ति कौन है? हमारे संप्रदाय के भीतर छिपा हुआ उसका उद्देश्य क्या है? वांग जुएचू के दिमाग में भयावह विचारों की एक श्रृंखला तेजी से उभरी। उसने अपना शरीर घुमाया और हानिरहित प्रतीत होने वाले हान ली की ओर देखा। संप्रदाय के नेता वांग मदद नहीं कर सके, लेकिन अपने ही 3 मार्शल चाचाओं की ओर अपनी नजरें गड़ाए, केवल ये देखने के लिए कि तीनों मार्शल अंकल के चेहरे के भाव भी थोड़े बदल गए थे। उनकी आंखों में सदमे का संकेत दिख रहा था, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि डॉक्टर हान के कौशल के कारण उन्हें अनर्गल भय महसूस हुआ। संप्रदाय के नेता वांग के दिमाग में कई तरह के विचार घूम रहे थे, लेकिन उन्होंने आखिरकार एक निर्णय लिया। सौहार्दपूर्ण ढंग से कहने से पहले वह अचानक जोर से हंसा। डॉक्टर हान का दिल पूरी तरह से संप्रदाय के प्रति समर्पित रहा होगा। संप्रदाय के नेता के रूप में मैं संभवतः कैसे मना कर सकता था? फिर उन्होंने अपनी उंगली से उन 2 शिष्यों की ओर इशारा किया जिनकी कुशलता उन सभी में सबसे कमजोर थी। वे लाइन अप से बाहर चले गए, जिससे हान ली और ली फियू को उनकी जगह लेने की अनुमति मिल गई। संप्रदाय के नेता वांग ने हान ली और ली फेयू को रक्त लाल मृत्यु अनुबंध में अपना नाम लिखने के लिए काली स्याही का उपयोग करने की अनुमति दी, जिससे उन्हें डेथमैच का सदस्य बनने की अनुमति मिल गई। 7 रहस्य संप्रदाय के भीतर हंगामा स्वाभाविक रूप से जिया तियानलोंग द्वारा देखा गया था, और भले ही उन्हें लगा कि 2 विशेषज्ञों को जोड़ना थोड़ा अप्रत्याशित था, उन्होंने इसे अपने दिल में नहीं रखा। आखिरकार उनका मानना था कि मनुष्यों का मांसल शरीर भिक्षु गोल्डन लाइट की उड़ने वाली तलवार तकनीक को रोकने में असमर्थ होगा। इसलिए दोनों पक्षों ने अपने संबंधित मृत्यु अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना और उनका आदान प्रदान करना समाप्त कर दिया। इस प्रकार मृत्यु मैच की शुरुआत का संकेत दिया गया। केवल एक पक्ष ही जीवित निकल पाएगा। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 88 गोल्डन लाइट बैरियर अध्याय 88 गोल्डन लाइट बैरियर भिक्षु गोल्डन लाइट के चेहरे पर गर्व की अभिव्यक्ति थी, क्योंकि वह मैदान के बीच में खड़ा था और उसके पीछे जंगली भेड़िया गिरोह के सदस्य खड़े थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उभरने से पहले उसने जिया तियानलोंग को पहले ही गारंटी दे दी थी कि वह अकेले ही 7 रहस्य संप्रदाय के सभी चुनौती देने वालों का सामना करने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन निश्चित रूप से उनकी सेवाओं की कीमत को पहले से सहमत 5000 टन सोने से 8000 टन सोने की मात्रा के अनुसार समायोजित करना होगा। जिस क्षण भिक्षु गोल्डन लाइट ने युद्ध के बाद मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में सोचा, उसके दिल में एक तीव्र गर्मी पैदा हो गई। उसने भीड़ को तिरस्कार पूर्वक देखा। 7 रहस्य संप्रदाय के सभी सदस्यों का वध करने से खुद को रोकने के लिए दबाव डाला। ली फियू के साथ रहने के बजाय हान ली भीड़ के दूसरी तरफ खड़ा था। चूंकि ली फियू और झांग शियाओर एक साथ खड़े थे, एक दूसरे के प्रति स्नेह के मीठे शब्द फुसफुसाते हुए, हान ली स्वाभाविक रूप से इतना कठोर नहीं होगा कि 2 लव्बर्ड्स की निजी दुनिया में घुसपैठ कर सके। सचमुच, जब वह अपने युवा प्रेमी के साथ होता है तो वह क्या सोच रहा होता है, ये सोचने के लिए कि वे अभी भी अपनी भावनाओं और प्यार के बारे में बात कर सकते हैं जब हम संप्रदाय के अस्तित्व के लिए लड़ने वाले हैं।
हान ली को अपने मुंह में खट्टा स्वाद महसूस हुआ। होश में वापस आने के बाद हान ली संप्रदाय के बाकी सदस्यों की तरह अखाड़े में खड़े बौने को उत्सुकता से देखने लगा। फर वुल्फ गैंग के सभी प्रतिभागी पीछे छुपे हुए हैं। ये बहुत अविश्वसनीय है। उन्होंने वास्तव में ऐसे गंदे दिखने वाले बौने को लड़ाई शुरू करने की अनुमति दी। क्या ऐसा हो सकता है कि बौने के पास किसी प्रकार की अजीब और गहन मार्शल तकनीक हो? हान ली ने अपने दिल में सोचते हुए अपनी आंखें झपकाईं। संप्रदाय नेता वांग के विचार हान ली के समान ही प्रवाहित थे। अपने संप्रदाय के सदस्यों को मैदान में जल्दबाजी करने की अनुमति देने के बजाय उन्होंने पानी का परीक्षण करने के लिए कृपाण चलाने वाले एक रक्षक को चुना। ऐसा लग रहा था जैसे उसका इरादा निर्णय लेने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी का पता लगाने का था ताकि कोई आकस्मिक हताहत न हो। हालांकि लड़ाई का प्रारूप शाही युद्ध माना जाता था, लेकिन अगर एक पक्ष केवल एक आदमी को भेजता तो यह निर्विवाद रूप से आमने सामने की लड़ाई बन जाती। जैसा कि संप्रदाय नेता वांग ने इस बारे में सोचा, उन्होंने वैसा ही कार्य करने का निर्णय लिया। जब भिक्षु गोल्डन लाइट ने केवल एक देखा अकेला आदमी उसके पास आ रहा था, वह मोटे तौर पर अपने दिल में जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी क्या सोच रहा था। उसके गले से एक अजीब सी हंसी की आवाज निकली। उनकी आवाज ड्रमों को तोड़ने में सक्षम थी, जिससे सुनने वाले अनियंत्रित रूप से कांपने लगते थे। वांग जुएचू ने जिस रक्षक को भेजा था, वह 30 साल से अधिक उम्र का अत्यंत बहादुर दिखने वाला एक मजबूत योद्धा था। कृपाण चलाने वाले उसके हाथ दिखाई देने वाली हरी नसों से कसकर बंधे हुए थे। ये जानने के लिए कि वह कृपाण चलाने में अत्यंत कुशल था, एक नजर ही काफी थी। मोंट गोल्डन लाइट की अजीब हंसी सुनने के बाद भी उनका दिल नहीं हिला, जिससे साबित हुआ कि उन्होंने अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया है। जैसे ही भिक्षु गोल्डन लाइट ने मजबूत योद्धा को अपनी ओर आते देखा, उसने अपनी अजीब हंसी रोक दी और लापरवाही से अपने वस्त्र के अंदर से पीले कागज का एक टुकड़ा निकाला। पीले कागज पर शब्द और पैटर्न अंकित थे जो सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे, और हान ली एक नजर में बता सकते थे कि यह वस्तु बेहद मूल्यवान थी। बौने ने निकट आ रहे योद्धा को नजरअंदाज कर दिया। आगे बढ़ने के बजाय उसने एक हाथ में पीला कागज पकड़ लिया और एक मंत्र का जाप करने लगा। हालांकि सेवन मिस्ट्री संप्रदाय का वह ताकतवर योद्धा इस बात को लेकर अनिश्चित था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन सी पागल साजिश रच रहा है, उसका लड़ने का अनुभव अतुलनीय रूप से विशाल था, और वह समझता था कि बौने द्वारा मंत्र पूरा करने से पहले बौने को खत्म करना सबसे अच्छा होगा। यदि ऐसा होता है, युद्ध उसके लिए हानिकारक हो गया। नतीजतन उसने कुछ सोचने के लिए भी नहीं सोचा। इससे पहले कि उसका शरीर तेजी से हवा में उछले, कुछ कदमों के साथ मिंट गोल्डन लाइट के शरीर के करीब आ गया। उसने अपने हाथ में स्टील की कृपाण उठाए और ठंडी रोशनी की चमक के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी के सिर पर प्रहार किया। हमला तेज, क्रूर और भारी था, उसकी पूरी ताकत से भरा हुआ। जैसे ही उसकी आंखों ने भिक्षु गोल्डन लाइट के सिर पर कृपाण का किनारा उतरते देखा, जादू पहले ही पूरा हो चुका था। इससे पहले कि स्टील कृपाण उसके शरीर के संपर्क में आ सके, भिक्षु गोल्डन लाइट ने पीले कागज के टुकड़े को उसके शरीर से चिपका दिया। अचानक सुनहरी रोशनी की एक भेदी किरण चमकी, जो पीले कागज वाले हाथ से निकल रही थी। प्रकाश की इस बेहद सुनहरी भेदी किरण ने मजबूत योद्धा को अंधा कर दिया, लेकिन उसे घबराहट का जरा सा भी आभास नहीं हुआ, और उसने अपने स्टील कृपाण को नीचे की ओर घुमाना जारी रखा। डान, धातुओं के टकराने की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। मजबूत योद्धा को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच की त्वचा के जाल से गर्मी की लहर महसूस हुई, क्योंकि वह जो कृपाण चला रहा था वह लगभग उसके हाथों से उड़ गया, जिससे वह चौंक गया। हालांकि उसकी दोनों आंखें स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं थीं, लेकिन वह जानता था कि स्थिति खतरनाक थी। रुकने से पहले वह कई झांक की दूरी तक पीछे चला गया। अपनी कृपाण लहराते हुए उन्होंने अपना स्थान बनाए रखा। इस समय वह मैदान में भीड़ को सदमे और आश्चर्य की सांसें भरते हुए सुन सकता था। भीड़ की प्रतिक्रिया सुनकर बलवान योद्धा चिंतित होने लगा।
वह बेहद उत्सुकता से जानना चाहता था कि क्या हुआ था और बौने के साथ उसकी झड़प इतनी अजीब क्यों थी। सौभाग्य से उसकी आंखों की दृष्टि वापस आ गई थी और उसने जल्दी से अपनी दृष्टि आगे की ओर कर ली, केवल ये देखने के लिए कि बौना उससे कई झांग आगे गतिहीन खड़ा है। उसका पूरा शरीर अपने चारों ओर 1 इंच चौड़ी सुनहरी रोशनी की आभा बिखेरता हुआ प्रतीत हो रहा था। ये सुनहरी रोशनी एक मोटे कवच के समान थी, जो बौने को ढक रही थी और उसे सुरक्षा का एक स्तर दे रही थी जो हवा और बारिश से भी अभेद्य थी। रक्षक के कृपाण हमले ने सुनहरी रोशनी की बाधा पर हमला किया था और बौने के शरीर को घायल करने में भी कामयाब नहीं हुआ था। रक्षक को सुनहरी रोशनी की उत्पत्ति समझ में नहीं आई, जो स्टील और लोहे की तरह कठोर थी। इसने वास्तव में उसके कृपाण हमले को अप्रभावी बना दिया था। हालांकि रक्षक के पास काफी अनुभव था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने ऐसी अविश्वसनीय चीज देखी थी जिससे वह स्तब्ध रह गया। इस सामग्री का संस्करण ऑडियो बुक्स 108 पर ट्रैक किया जा सकता है। स्टील की कृपाण चलाते हुए वह चिंतित था, समझ नहीं पा रहा था कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या पीछे हटना चाहिए। रक्षक तो स्तब्ध रह ही गया, भीड़ में बैठे दर्शक भी आश्चर्यचकित रह गए। जियांगहू के भीतर अमर कृषकों को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या बेहद कम थी, खासकर युराज्य जैसे दूरस्थ स्थान पर। जैसे स्वर्णिम प्रकाश प्रकट हुआ, 7 रहस्य संप्रदाय के सदस्यों के लिए पीला कागज बेहद रहस्यमय और अथाह था। जियातियानलों को अपने दिल में खुशी महसूस हुई जब उसने 7 रहस्य संप्रदाय के लोगों को निराशा के साथ एक दूसरे को देखते हुए देखा। भीड़ में सबसे पीछे खड़ा हान ली था, जो दूसरों से भी अधिक चकित था। हान ली को पता था कि इस पर्वत शिखर पर बौने के अलावा कोई नहीं था जो जादू की तकनीकों का उपयोग करना समझता हो। यह उसके लिए स्पष्ट था कि बौने ने सोल लॉक तावीज के समान एक मंत्र का उपयोग किया था। हालांकि हान ली को लगा कि यह तकनीक सोल लॉक तावीज से भी अधिक शक्तिशाली थी। जब कोई नहीं देख रहा था, तो हान ली ने तुरंत स्वर्ग की नेत्र तकनीक को उसके मंत्रों का पाठ करके सक्रिय कर दिया। इसे सक्रिय करने के बाद उसने जल्दी से बौने की दिशा में अपनी नजर घुमाई। उसने देखा कि सुनहरी आभा के नीचे बौने के शरीर पर टिमटिमाती सफेद रोशनी थी। स्वर्णिम आभा की तुलना में यह सफेद रोशनी बहुत फीकी थी। यदि कोई इसकी तलाश नहीं कर रहा होता, तो संभवतः वह इसके अस्तित्व पर ध्यान नहीं दे पाता। ये बौना वास्तव में एक अमर कृषक था जिसकी जादुई शक्ति हान ली की तुलना में बहुत कम थी। इससे हान ली को एक ही समय में खुशी और पीड़ा हुई। वह खुश था क्योंकि एक नौसिखिया के रूप में उसकी जादुई शक्ति बौने की तुलना में अधिक समृद्ध थी, जो दर्शाता था कि बौने ने केवल अमर साधना में हाथ आजमाया था। हान ली को भी पीड़ा महसूस हुई क्योंकि वह नहीं जानता था कि बौना कोई अन्य जादुई तकनीक जानता था या नहीं जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। ऐसे में उसे यकीन नहीं था कि वह बौने को संभाल पाएगा या नहीं। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 89 भाला और ढाल अध्याय 89 भाला और ढाल। हान ली ने संप्रदाय नेता वांग की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जिसका चेहरा उदास था। उस क्षण संप्रदाय नेता वांग के पास खड़े 3 लोगों के हाव भाव में बड़ा बदलाव आया और वे आपस में बात करने लगे। ऐसा लग रहा था कि बौने की सुनहरी रोशनी कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे अनदेखा किया जा सके। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। सुनहरी रोशनी से आच्छादित बौना आकाश की ओर सिर करके हंसने लगा। इसके तुरंत बाद वह दबंग ढंग से चिल्लाया, यह आदरणीय स्वामी यहाँ निश्चल खड़े हैं और आपको अपनी इच्छानुसार हमला करने की अनुमति देंगे। यदि यहाँ कोई भी इस भिक्षु के सोने की बाधा को तोड़ने में सक्षम नहीं है, तो आपके तुच्छ जीवन में से किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। ये कहने के बाद उन्होंने एक अहंकारपूर्ण व्यंग्य किया। भिक्षु गोल्डन लाइट के भाषण ने 7 रहस्य संप्रदाय के शिष्यों की आशंका को पूरी तरह से क्रोध में बदल दिया था। तुरंत कई बहादुर मार्शल कलाकार भीड़ से बाहर निकलना चाहते थे और सीधे बौने की ओर बढ़ना चाहते थे। हालांकि संप्रदाय नेता वांग ने उन्हें रोक दिया। वांग जिउचू ने अपना हाथ लहराया और घटनास्थल पर मौजूद रक्षकों को वापस लौटने का संकेत दिया।
फिर उसने उस लंबे और मजबूत आदमी से कुछ शब्द कहे, जिसने अपना सिर हिलाया और सीधे और निडर होकर बौने की ओर कदम दर कदम चल दिया। जैसे ही बौने ने पूरी तरह से दाढ़ी वाले आदमी को अपनी ओर आते देखा, उसकी आंखों में एक दुर्भावनापूर्ण दृष्टि चमक उठी। चूंकि उनका प्राकृतिक शरीर विकृत था, इसलिए छोटी उम्र से ही उनका उपहास किया जाता रहा था। परिणाम स्वरूप वह विशेष रूप से लंबे और ऊंचे कद वाले साहसी व्यक्तियों से घृणा करते थे। उनके सामने यह आदमी उनकी नाराजगी के दायरे में आ गया। वह पहले से ही सोच रहा था कि उसे पीड़ा देने के लिए उसे कौन सा क्रूर तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। नंगे सीने वाला व्यक्ति वांग जिउचू के 3 मार्शल चाचाओं में से एक था। यदि कोई उसका पूरा दाढ़ी वाला चेहरा नहीं देखता, तो वे उसे औफ समझते। हालांकि उनकी असली उम्र पहले ही 60 साल का एक चक्र पार कर चुकी थी। वह 7 रहस्य संप्रदाय में एक बहादुर और साहसी व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने संप्रदाय की खातिर अनगिनत दुश्मनों को मार डाला। इस अजीब सुनहरे अवरोध का सामना करते हुए वह स्वाभाविक रूप से उतावलेपन से काम नहीं करेगा। इस व्यक्ति ने बैरियर की जांच की और भीतर संरक्षित मोन्ट गोल्डन लाइट पर नजर डाली। वह मुस्कुराया और 2 विस्तारित उंगलियों के साथ उसने सुनहरे अवरोध को झटका दिया, जिससे स्पष्ट डांग ध्वनि उत्पन्न हुई। इस तुच्छ कृत्य ने भिक्षु गोल्डन लाइट को उत्तेजित कर दिया। उन्होंने भयावह रूप से कहा, क्या आप चाहते हैं कि यह अमर गुरु आपको शीघ्र पुनर्जन्म में भेजे? जैसे ही मार्शल अंकल ने ये शब्द सुने, उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। वह अप्रत्याशित रूप से एक कदम आगे बढ़ा और बौने के पास पहुंच गया। एक बार फिर अपना पैर उठाकर वह बौने के पीछे आ गया। भिक्षु गोल्डन लाइट मार्शल के दिमाग तक पहुंचने के लिए चाचा ने लंबे लंबे डग और तेजी से चक्कर लगाते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगाया। पलक झपकते ही उसकी आकृति धुंधली हो गई। भिक्षु गोल्डन लाइट उसे स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ था। प्रतिद्वंद्वी के लगातार घुमावों से भिक्षु गोल्डन लाइट को चक्कर आ गया था, जिससे उसके दिल में रोष तेज हो गया था। सोचने में समय न लगाते हुए वह अपना हाथ अपने लबादे के अंदर ले आया। ऐसा प्रतीत होता था कि वह कुछ बाहर निकालने के इरादे से था। तभी चक्कर लगा रहे दाढ़ी वाले व्यक्ति ने स्वाभाविक रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी की हरकतों पर ध्यान दिया। उसने अचानक एक लंबी सीटी बजाई जो एक अजगर के रोने और एक बाघ की फुफकार जैसी थी। सीटी तेज और लंबी दोनों थी। इसने डूबते सूरज शिखर सम्मेलन में ड्रोन की आवाज से सभी को चौंका दिया, जिससे आसपास के पेड़ों की पत्तियां और शाखाएं भी प्रभावित हुईं। भिक्षु गोल्डन लाइट ने सीटी की आवाज सुनी, उसके कांपते हाथ शक्तिहीन हो गए। उसका हाथ उसकी छाती की ओर बढ़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने उसे वापस नहीं लिया। अचानक दाढ़ी वाले आदमी से जोड़ों के फटने की तेज तेज आवाजें आईं। वे और भी जल्दी जल्दी बढ़ते गए। आखिरकार आवाजें मूसलाधार तूफान की हवाओं और बारिश जैसी हो गईं। आवाजों ने सीटियों को भी ढक लिया था। दाढ़ी वाला आदमी बौने के सामने चक्कर लगाकर रुक गया था। फिर उसने सीटी बजाना बंद कर दिया और उसके जोड़ों के फटने की आवाज भी बंद हो गई। इस समय जो लोग स्पष्ट दिमाग वाले थे, उन्हें पता चला कि दाढ़ी वाले व्यक्ति का शरीर उसकी क्रांतियों के बाद से नाटकीय रूप से बदल गया था। उसकी छाती और भुजाओं की मांसपेशियां बाहर की ओर बहुत उभरी हुई थीं और बिल्कुल काली थीं, मानो जीवित लोहे में ढाली गई हों। बौने से तुलना करने पर ऐसा लगता था जैसे वह कोई विशालकाय व्यक्ति हो। जब भिक्षु गोल्डन लाइट हवा के लिए हॉन्फ रहा था, उसने अपनी छाती से एक पतला लंबा बक्सा निकाला। ये लकड़ी का बक्सा पूरी तरह से अंधेरा था और एक कागज के ताबीज से ढका हुआ था, जिसने इसकी सामग्री को सील कर दिया था। बौने द्वारा कागज के ताबीज को फाड़ने की प्रतीक्षा किए बिना विशाल उत्साही व्यक्ति ने ताड़ के पत्ते के पंखे की तरह अपना विशाल हाथ बढ़ाया और विनम्रता के बिना वह बेरहमी से सुनहरी रोशनी पर टूट पड़ा। प्रहार ने बैरियर को हिलाकर रख दिया, उसे विकृत कर दिया और बौने को लगातार हिलने पर मजबूर कर दिया, जिससे अस्थिर बौना कागज के ताबीज को फाड़ने में असमर्थ हो गया। भिक्षु गोल्डन लाइट का मन सदमे से अभिभूत हो गया। वह अपने चारों ओर के स्वर्ण अवरोध की ताकत से पूरी तरह परिचित था।
यह आदमी वास्तव में उस पर प्रहार करने और उसे विकृत करने में सक्षम था, जिसके लिए बड़ी मात्रा में ईश्वरीय बल की आवश्यकता थी। उसके दिल में मौजूद तिरस्कार लगभग पूरी तरह से गायब होने से बच नहीं सका। उसके हाथ कागज के ताबीज को फाड़ने के लिए और तेजी से आगे बढ़े। कागज फाड़ने की आवाज के साथ ताबीज अंततः फट गया था। भिक्षु गोल्डन लाइट के चेहरे पर खुशी के भाव दिखे। फिर उसने एक थंब सुना, जैसे ही दाढ़ी वाले व्यक्ति ने तेजी से सुनहरे बैरियर पर हमला किया। बौने का शरीर तदनुसार हिल गया और खड़ा रहने में असमर्थ हो गया, जिससे उसके नितंब फर्श पर गिर गए। केवल इसी क्षण उसे पता चला कि उस आदमी ने तूफान की तरह सुनहरे अवरोध पर हमला करने के लिए दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल किया था। उसका वर्तमान स्वर्ण अवरोध गूंथे हुए आटे के समान ही था। प्रतिद्वंद्वी के घूंसे और किक से बैरियर पर नए डेंट, उभार और विकृतियां पैदा हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मार्शल अंकल के भयंकर हमले के नीचे सुनहरी रोशनी की परत किसी भी क्षण टूट सकती है। ये देखकर भिक्षु गोल्डन लाइट की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। घबराकर वह अब एक अमर गुरु की शांति बनाए रखने में सक्षम नहीं था और इसके बजाय एक मंत्र का जाप करने लगा। दुर्भाग्य से इस जल्दबाजी के प्रयास में उन्होंने कई गलतियां की, इसलिए कोई परिणाम नहीं निकला। वह ब्लैक बॉक्स एक झटके से भी नहीं हिला। पीछे जिया तियानलोंग ने सब कुछ देखा और कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गई। एक ओर वह भिक्षु गोल्डन लाइट की मूर्खतापूर्ण हरकतों और बेखबरता से चकित था। दूसरी ओर उन्हें आश्चर्य महसूस हुआ जब उन्होंने वांग जिउचू के मार्शल चाचा की मार्शल कौशल देखी, जो मोंक गोल्डन लाइट से संबंधित गोल्डन बैरियर की शक्ति का परीक्षण कर सकते थे। अवरोध को वास्तव में तलवार और भाले से अभेद्य माना जा सकता है। हीरे जैसी कठोर ढाल के सामने इसकी अप्रभाविता के समान पानी और आग भी इसमें प्रवेश नहीं कर सके। अप्रत्याशित रूप से ये सुनहरा अवरोध इस व्यक्ति के घूंसे और लात के नीचे बहुत कांप रहा था और मार्शल अंकल की इच्छा के अनुसार विकृतियां जमा हो रही थीं। ये सचमुच अकल्पनीय था। इस आदमी का कौशल महान और गहन था। रहस्य इस खुफिया जानकारी का पता लगाएं। इसे ऑडियो बुक 108 पर पुनः खोजें। उन्होंने याद किया कि दाढ़ी वाले आदमी के अलावा अभी भी 2 और समान विशेषज्ञ मौजूद थे। पहली बार जब से वह प्रतिद्वंद्वी के डेथमैच के लिए जल्दबाजी में सहमत हो गया था, जिया तियानलोंग को थोड़ा अफसोस हुआ। अब उन्हें समझ में आया कि विपक्ष ने पूरे विश्वास के साथ डेथमैच का अनुरोध क्यों किया था। वांग जिउचू के पास वास्तव में भरोसा करने के लिए ये 3 अजीब विशेषज्ञ थे। यदि जिया तियानलोंग उनकी जगह पर होते, तो उन्होंने भी एक खूनी लड़ाई का अनुरोध किया होता। ये सोचते हुए जिया तियानलोंग ने वंचित बोने की ओर देखा। उसने पहले ही विचार कर लिया था कि क्या उसे इस स्वघोषित अमर गुरु को सहायता भेजनी चाहिए या नहीं, ताकि इस विशेषज्ञ को अपनी उड़ने वाली तलवारों की तकनीक का उपयोग किए बिना भी ऐसी उलझी हुई मौत से बचाया जा सके। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 90 उड़ती तलवार। अध्याय 90 उड़ती तलवार। मैदान की स्थिति से ऐसा लग रहा था कि हिंसक व्यक्ति को पूर्ण लाभ था। हालांकि कोई नहीं जानता था कि यह विशेष व्यक्ति, जो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली प्रतीत होता था, वास्तव में गुप्त रूप से अपने आप में बड़बड़ा रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसने जो भी मुक्का मारा, उससे सुनहरी रोशनी की बाधा का एक हिस्सा धंस गया। प्रभावों ने बाधा को भयंकर रूप से कंपित कर दिया। ये केवल समय की बात है जब अवरोध पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर बार जब उस आदमी की मुट्ठियां सुनहरी रोशनी के संपर्क में आती थी, तो आदमी पलटाव ऊर्जा की एक तेज लहर महसूस कर सकता था, जो उसके द्वारा इस्तेमाल की गई ताकत का जवाब देती प्रतीत होती थी। फिलहाल उनके चारों अंग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वह जानता था कि एक बार जब उसकी कुशलता का प्रभाव कम हो जाएगा, तो संभवतः उसके सभी अंग अत्यधिक सूज जाएंगे। इसके अलावा सुनहरे प्रकाश की बाधा में एक पागल वसूली दर थी। थोड़ी देर के बाद जिन हिस्सों को उसने अपने हमलों से तोड़ दिया था, वे तुरंत अपने मूल आकार में वापस आ जाते थे,
जैसे कि अवरोध पहले कभी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। इसके अलावा उनके पिछले हमले सुनहरी रोशनी की बाधा पर बेतरतीब ढंग से लक्षित थे, जिससे इसका आकार विकृत हो गया था, लेकिन इसके अलावा बाधा पर कोई अन्य प्रभाव नहीं पड़ा। लंबा और मजबूत आदमी कुछ समय तक इसी तरह से चलता रहा, जबकि सुनहरी रोशनी की बाधा तीव्रता से कंपन कर रही थी, जैसे कि वह किसी भी क्षण टूट जाएगी। अब उपस्थित सभी लोगों के विचार विपरीत दिशा में चले गए। वे समझ गए कि इस लंबे और मजबूत आदमी के हमले स्वर्ण अवरोध को नष्ट करने में असमर्थ थे। उसकी अपार शक्ति अधिक से अधिक बाधा पर कुछ सेंध लगाने में सक्षम होगी, लेकिन वह इसे पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम नहीं होगी। इसलिए जिया तियानलोंग ने न केवल सुदृढ़ीकरण भेजने के विचार को खत्म कर दिया, बल्कि बॉने को भी अपना पूर्व संयम वापस मिल गया। लेकिन क्योंकि उसने पहले खुद को शर्मिंदा किया था, भिक्षु गोल्डन लाइट की विशेषताओं में शर्मिंदगी का निशान लग रहा था, और जैसे ही उसने मजबूत आदमी को देखा, उसकी नजर तेजी से द्वेषपूर्ण हो गई। लेकिन क्योंकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों का सामना कर रहा था, उसका शरीर सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था, और उसकी हर जादुई तकनीक विफल हो गई थी। ऐसे में उसने अपना जादू मंत्र बंद कर दिया और अपने प्रतिद्वंद्वी को ध्यान से घूरते हुए एक अज्ञात भाषा में अपनी सांसों के बीच श्राप की माला बुदबुदाने लगा। इस डेटा की उत्पत्ति की जांच करें, जो N0B11 के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जहां तक लंबे और मजबूत आदमी की बात है, उसे कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने गोल्डन बैरियर पर उन्मादी ढंग से हमला करना जारी रखा। सभी दर्शकों ने सोचा कि इस व्यक्ति में असीम ऊर्जा है और इसे कभी आराम करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लैंग क्लैंग क्लैटर। अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस क्रूर आदमी ने पीछे हटने से पहले 2 बार और एक लात मारी। उसका वह विशाल शरीर उसकी गति में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा था। उस शख्स की हरकत से दर्शक हैरान रह गए। कुछ ही देर बाद हंगामा खड़ा हो गया। भिक्षु गोल्डन लाइट को भी झटका लगा, लेकिन वह तेजी से गुस्से में आ गया। वह झट से पैर मोड़कर बैठ गया। अपनी गोद में एक काला बक्सा क्षैतिज रूप से रखकर वह एक मंत्र बुदबुदाने लगा। उसके दोनों हाथ उसकी छाती के सामने एक अजीब स्थिति में फैले हुए थे और वह जोर से कांप रहा था, जिससे प्रतीत होता है कि भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च हो रही थी। बॉने के शरीर को झकझोरने वाले हिंसक आक्षेपों को देखकर उपस्थित सभी लोगों ने सोचा जैसे उसके हाथों की सभी उंगलियों में ताकत आ गई हो। 1000 जिन TL 1 जिन 0.5 किग्रा या 1.102 पाउंड के बराबर है। इस समय लंबा और मजबूत आदमी पहले ही 7 रहस्य संप्रदाय के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र छोड़ चुका था, जैसे कि वह भीड़ में वापस जाना चाहता हो। हालांकि उसे अचानक अपनी पीठ के पीछे से एक तेज आवाज सुनाई दी, उठना। उन्होंने देखा कि वांग जुएचू का चेहरा, जो उनके सामने खड़ा था, बुरी तरह से गिर गया और दर्शकों ने सामूहिक रूप से चिल्लाकर कहा, सावधान। लंबा और मजबूत आदमी कांप उठा और वह तेजी से बाईं ओर चला गया और बॉने पर तिरछी नजर डाली। केवल धूसर प्रकाश की एक किरण को तेजी से अपनी पिछली स्थिति की ओर आते हुए देखा, जिससे वह मामूली अंतर से चूक गया। उसका दिल स्तब्ध हो गया, लेकिन उसने आराम किया, क्योंकि वह इस छिपे हुए हथियार के हमले से बचने में कामयाब रहा था। वह जल्द ही अपने 2 वरिष्ठ मार्शल चाचाओं के साथ फिर से मिलेंगे और फिर राहत की सांस ले सकेंगे। लेकिन इससे पहले कि वह ये विचार पूरा भी कर पाता, उसे अपनी दाहिनी बांह में अत्यधिक दर्द महसूस हुआ। जैसे ही उन्होंने अपनी नजर घुमाई, दर्शकों से सदमे का एक और उद्घोष सुना जा सकता था। शोर के उस शोर में उसके 2 वरिष्ठ मार्शल चाचाओं की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो अत्यधिक चिंता और आशंका से भरी हुई थी। वह आदमी थोड़ा स्तब्ध रह गया, जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। इस समय उसने देखा कि उसकी दृष्टि रेखा में भूरे प्रकाश की एक और किरण दिखाई दी, जो उसकी छाती को भेद रही थी। हथियार की शक्ल देखकर लग रहा था कि यह वही छिपा हुआ हथियार है, जिसे वह पहले भी चकमा दे चुका था। वह आदमी हैरान और क्रोधित था। वह कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलना चाहता था, लेकिन जैसे ही पोटोन की आवाज आई, उसका शरीर जमीन पर गिर गया।
केवल इसी क्षण उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसका दाहिना हाथ पहले ही टूट चुका था और उसे पता भी नहीं चला। घाव से ताजा खून लगातार बह रहा था। क्या हुआ? उस आदमी ने पूछा। उसका पेट भ्रम और अनिच्छा से भरा हुआ था। लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और उनकी चेतना लुप्त हो गई। यहाँ तक कि मृत्यु के क्षण तक भी वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। लेकिन फर वुल्फ गैंग और सेवन मिस्ट्री संप्रदाय दोनों के सदस्य स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि क्या हुआ था। उन्हें जो समझ में आया, उसके बाद जब भिक्षु गोल्डन लाइट ने अपना मंत्र समाप्त किया और उठो चिल्लाया, तो काले बॉक्स से भूरे रंग की रोशनी की एक किरण निकली, जो बॉने के सिर के चारों ओर घूमती हुई उस दिशा में जाने से पहले जिस दिशा में उसकी उंगली इशारा कर रही थी और उड़ गई उस लंबे और तगड़े आदमी की ओर। हालांकि वह आदमी अपनी छाती पर हुए हमले से बचने के लिए अपनी प्रतिक्रिया से बच गया, लेकिन उसके पास उस हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं था जो उसकी बांह के पिछले हिस्से पर किया गया था। ऐसा लग रहा था कि भूरे प्रकाश की किरण अविश्वसनीय रूप से तेज थी। अपना हाथ काटने के बाद भी उस व्यक्ति को अभी भी कोई ज्ञान या एहसास नहीं था कि कुछ हुआ था। बाद में भीड़ और भी चकित हो गई। भूरे प्रकाश की किरण से बचने के बाद वह बॉने की उंगलियों की हरकतों का अनुसरण करती रही, योद्धा के सामने बहुत आगे तक उड़ती रही और अचानक दिशा बदल दी। ये सीधा उस असहाय आदमी के सीने में घुस गया और आसानी से उसकी जान ले ली। अभी जो कुछ हुआ था उससे हर कोई स्तब्ध रह गया और सहज रूप से अपनी निगाहें भूरे प्रकाश की किरण पर टिका दी जो बॉने के पास लौट आई थी और अब बॉने के सिर के ऊपर घूम रही थी। अधिकांश दर्शकों के मन में उड़ती तलवार शब्द अनायास ही प्रकट हो गए। हालांकि ये लोग अमर कृषकों के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने उड़ने वाली तलवारों की विभिन्न किंवदंतियों और चमत्कारी कहानियों के बारे में सुना था। धूसर प्रकाश की यह किरण पौराणिक अमरों द्वारा उपयोग की जाने वाली अफवाह उड़ने वाली तलवार के समान थी। क्या भद्दा बौना कल्पित तलवार अमरों में से एक हो सकता है? भीड़ के अधिकांश लोगों की निगाहें अब सम्मान से भरी हुई बौने पर टिकी थी। स्वॉर्ड इमोर्टल का शीर्षक कई मनुष्यों को भय से भर देने के लिए पर्याप्त था। भिक्षु गोल्डन लाइट ने अब खुद को इस दुनिया में अद्वितीय मानते हुए अपना सिर ऊंचा कर लिया और अपनी छाती बाहर निकाल ली। उसने धूसर प्रकाश की किरण को एक जंगली नृत्य में अपने सिर के ऊपर उड़ने के लिए हेरफेर किया, जब तक कि वह एक विशाल ग्रे अजगर जैसा नहीं हो गया, जिससे जंगली भेड़िया गिरोह से विस्मय के स्वर निकलने लगे। दूसरी ओर 7 रहस्य संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले अवाक और निराश थे। उनके दिलों में आसनहार स्पष्ट थी। यदि कोई यह कहे कि जियातियानलों के लोगों का मनोबल बहुत बढ़ गया था, जबकि 7 रहस्य संप्रदाय का मनोबल बहुत बढ़ गया था कम हो गया, वह गलत नहीं होगा। आखिरकार जियातियानलोंग एक स्वॉर्ड इमोर्टल की सहायता लेने में कामयाब हो गई थी। हानली भीड़ में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने दिल में अत्यधिक खुशी महसूस की। हानली को एहसास हुआ कि भिक्षु गोल्डन लाइट की उड़ने वाली तलवार की तकनीक बिल्कुल टेलीकिनेसिस तकनीक के समान थी जो उन्होंने खुद सीखी थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्या धूसर प्रकाश की किरण वास्तव में एक तलवार थी। वह जानता था कि टेलीकिनेसिस तकनीक केवल मूर्त वस्तुओं को ही नियंत्रित कर सकती है। ये तथ्य निर्विवाद था। वर्तमान में हानली का दिल लड़ने के इरादे से उमड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था कि इस साथ ही अमर कृषक के प्रति उनकी रुचि लगातार बढ़ती जा रही थी। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।